अच्छे से बताई गई थी, तो हो सकता है आप वीडियो देख लेना, हो सकता है आप कोई टाइम पे बिजी हो इसलिए नहीं जुड़ पाए हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट पीसीएस है चाहे यूपीएससी हो, आपको हमेशा आपको खुद को सेल्फ एवोल्यूशन जरूर करते हुए चलना है। यानी कि अपने आप को मूल्यांकन करो कि कैसे हम पढ़ रहे हैं तो सही पढ़ रहे हैं। तो इसका मूल्यांकन का तरीका मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि कोई भी चीज का आप सही पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं, या कोई नोट सही है या पूरी तरह सही नहीं है, तो इसके लिए आपको हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ जरूर अपने आप को एक बार मूल्यांकन करें, एवोल्यूट करें कि मैं सही कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, कोई भी टॉपिक जो टॉपिक आपने पढ़ा है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि सिलेबस के हिसाब से आपकी प्रिपरेशन पे ध्यान रखना है। हम 1 तारीख से जो करवा रहे हैं उसमें कोशिश रहेगी कि आपको बहुत सारी चीजें कवर करवाई जाए। इसके अलावा कोई भी दोस्त जो हमें कॉफी भेजता है तो उससे ये निवेदन है कि थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि टाइम थोड़ा कम रहता है। और थोड़ा कॉपी ऐसा नहीं कि हम फॉर्मेलिटी की तरह उसको चेक कर दें, थोड़ा टाइम उसको देते हैं ताकि आपकी कॉपी में अच्छी फीडबैक मिल जाए। और इसलिए तो थोड़ा टाइम पेशेंस रखना, बट डेफिनेटली है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से कॉपी चेक की जाएगी। और कुछ कॉफियां बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छे आंसर आपको मिल रहे हैं, तो वो भी, उसमें भी आपके लिए अच्छा फीडबैक आपको देने की पूरी कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से और ज्यादा आपके उस उत्तर को एक्सीलेंट किया जाए और अच्छा किया जाए, ठीक है ना। और एक चीज आपसे मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी 1 तारीख से आपको जो वीडियो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाए जाए, जैसे 3 वीडियो 4 वीडियो के हिसाब से आपको होगा, तो उसको उसी टाइम आप देखने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देनी है तो आपको सिलेबस को कवर करना होगा, और वो भी हमारी कोशिश रहेगी कि सिलेबस को प्री से 3 या 4 महीने पहले हम कवर कर लें, ताकि हमें फिर प्री पे फोकस होने की टाइम मिल जाए, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान, मैं इकोनॉमिक्स के नोट्स मेरे खुद के पहले तो थे ही, मैंने खुद उनको दोबारा अपडेट करके 2-3 बुक्स मैं यूज कर रहा हूँ। कुछ और जो कमी प्री के लिए रह जाती है, कुछ मेंस के लिए रह जाती है, किस तरीके की चीजें वो भी आपको कवर करने की करके पूरे वीडियो प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी, या नोट्स आपको शेयर कर दी जाएंगे। ये गारंटी है कि यदि आपने चीजों को थोड़ा सा फॉलो किया तो डेफिनेटली है कि आपको रिजल्ट मिल जाए। बट चीजें ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा किस तरीके की चीजें हम डिमांड यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर जरूर फोकस करना है। और फिर आपको साथ साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन आपको एक दो लिखते रहने, है ना, इससे कि आप अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस साथ साथ चलती रहे। और जो भी चीजें आपको यहाँ काम दिया जाए कोशिश करो कि उसको करो। कई बार आपके मन में डाउट रहता है कि पहली बार कोई ऐसे लिख रहा है, पहली बार कोई क्वेश्चन लिख रहा है, तो दोस्तों बिल्कुल मत घबराओ। अच्छा बुरा जैसा भी आप पे लिखा क्वेश्चन लिखाना है, उसका आंसर लिखाना है, आप लिखने की पूरी कोशिश करो। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी अच्छे आंसर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझो, कभी भी अपने आप को डिमोरलाइज मत करो, ठीक है ना। आप अपने आप में बेस्ट हो, बस बस एक ही निवेदन है कि अपनी उस खूबी को आप थोड़ा सा निकालो, और इसके लिए आप रेगुलर प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। और जो भी हमारा वीकली मीटिंग होती है, जो वीकली हम मिलने की आपसे कोशिश करते हैं, वो संडे को ही पॉसिबल हो पाएगी। और इसलिए थोड़ा सा टाइम अपना इसके लिए आप बचा के रखना। और इसके साथ साथ जो भी आपको, जैसे ही हम नेक्स्ट 1 सितंबर से जो हमारा सिस्टम चलेगा, या आपके अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं, आप अदर जगह से भी कोई क्लास ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड भी यदि आपको कोई भी क्यूरी है तो आप यहाँ बेझिझक उसको आसानी से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी बताने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है ना। और अगर हो सकता है कि आपका कोई क्वेश्चन जिसका आंसर मैं देने में सक्षम नहीं हूँ, तो डेफिनेटली कहीं से उसका पूछ के आपको उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, अब आप एक एक अपना पूछ सकते हैं डाउट, और धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाएं। जो डाउट पूछेगा वो अनम्यूट कर लेगा, बाकी अपना म्यूट रखें। हेलो सर। हाँ हाँ जी बोलिए। सर मैं कुछ सोनी हूँ सर, और सर मैं एमपी के इंदौर का हूँ सर। हाँ जी सर बोलिए। मेरे 2 क्वेश्चन है सर। फर्स्ट हाँ हाँ क्वेश्चन तो है सर ऐसे से रिलेटेड सर, कि सर हाँ हाँ मैं अभी बिगिनर हूँ, तो सर मैं ऐसे में किस टाइप से प्रिपरेशन करूँ, उसकी स्ट्रेटेजी क्या बनाऊँ ठीक है। सर। और सर सेकेंड मेरा इंटरव्यू से है सर। सर हाँ ओबियसली सर मैं है ना सर, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग में बात करने से फियर आता है, थोड़ी एंजाइटी आती है, तो सर मैं इसे इंटरव्यू में कैसे ओवरकम कर सकूं, और सर मतलब टिप्स बताइए सर इंटरव्यू में, मतलब चलो किस चलो, टाइप से पहले मैं आप फेस ऐसे वाला क्वेश्चन का आंसर देते हैं। यस सर। देखो, ऐसे की देखो क्या होता है कि कई बार ऐसे एक थोड़ा आपकी खुद की पर्सनल थिंकिंग पे डिपेंडेंट होती है।
ठीक है ना। सर आने से रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा म्यूट कर ले, है ना। ऐसे क्या है कि पूरा आपकी पर्सनल थिंकिंग पे डिपेंड होता है। ऐसे में 3-4 चीजें होनी चाहिए। एक तो पास अपने किसी टॉपिक से रिलेटेड आपके पास इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी होनी चाहिए। सेकंड, उस इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का तरीका आपके पास होना चाहिए। थर्ड, उस इन्फॉर्मेशन को इंटर कनेक्टेड करते हुए चलना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे एक प्रोसेस है जो प्रैक्टिस से आता है, ठीक है ना। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा तो आपको जो टॉपिक है आपके जीएस के टॉपिक, चाहे वो आपके स्टेट पीसीएस के जीएस के टॉपिक है, चाहे यूपीएससी के जीएस के टॉपिक है, वो थोड़ा सा एक बार पढ़ लें। आप डायरेक्ट ऐसे लिखने की नहीं सोचे, थोड़ा सा एक बार आपका सिलेबस है उसको थोड़ा सा बेसिक्स आप कवर करो, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर, साइंस टेक वगैरह के जो टॉपिक है उनको वहां से थोड़ा सा आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वहां से फैक्ट होने चाहिए, है ना, ठीक है। तब जाके आपको थोड़ा सा एक तो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, तभी आप किसी टॉपिक पे ऐसे लिख सकते। सेकंड चीज, आपको कोई भी ऐसे लिखना है, वो किसी भी टॉपिक पे जरूर नहीं कि आपको 1200 शब्द ही लिखने। पहले कोशिश करो कि आप उस टॉपिक पे 100 शब्द, 200 शब्द, 300 शब्द, 400 शब्द एकदम लिखने की कोशिश करो। जितना लिखा जाए लिखने की कोशिश करो, जैसा लिखा जाए लिखने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि मुझे पहली बार ऐसे लिखना है तो बहुत एक्सीलेंट लिखना है। हमारी सबसे गलत माइंडसेट यही होता है कि जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो बहुत देर तक यही सोचते रहते हैं कि हाउ टू स्टार्ट, कि हम स्टार्ट कैसे करें इसको। अब आपको स्टार्ट करने के लिए हम क्यों क्यों ज्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अच्छा स्टार्ट कैसे करें। तो इस चीज को नहीं सोचे, आपको फर्स्ट टाइम स्टार्ट करना है। बस टॉपिक क्या है उसकी डेफिनेशन दे दो, उसकी हिस्ट्री दे दो, उसकी कहानी दे दो, जो आप पे आता है लिखने की कोशिश करो। तो सबसे पहले कि आप ऐसे को अच्छे से, जैसा भी टॉपिक है शुरू से अच्छा बुरा जैसा आप पे जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है लिखो। जितना ज्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी धीरे धीरे आपका माइंड सेट थोड़ा सा सोच बढ़ती जाएगी। आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी है उसको आप जोड़ना चालू कर देंगे, लेकिन सारी चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है ना। तो ऐसे का यही सॉल्यूशन है कि पहले थोड़ा जीएस पढ़ लो और फिर किसी भी टॉपिक पे प्रैक्टिस किया, ठीक है ना। एक तो ये काम करना। सेकंड, जब आप एक दो ऐसे आप जैसे आप एक दो ऐसे और लोगों के भी पढ़ो, थोड़ा सा कोई अच्छे ऐसे हैं तो उसको भी पढ़ो, तो थोड़ा सा उससे क्या है कि आपका थोड़ा माइंड सेट डेवलप हो जाएगा कि मुझे किस तरीके से लिखना चाहिए, मुझे कितने आयाम देने चाहिए, मुझे पैराग्राफ कैसे ब्रेक करने हैं, पैराग्राफ को एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है ना। तो जब आप इतना पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस आपको उस लेवल तक पहुंचाएगी। बस इसके लिए आपको टाइम देना, ठीक है। सेकंड, इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन था इंटरव्यू से रिलेटेड, देखो इंटरव्यू में ये बात तो सही है कि कोई भी अच्छे से अच्छा बंदा भी थोड़ा जाके तो घबरा, किसी को ज्यादा घबराहट होती है, किसी को कम घबराहट। लेकिन इंटरव्यू माहौल मैं बता देता हूँ, तीनों इंटरव्यू मैंने दिए, तीनों इंटरव्यू का माहौल एकदम बहुत शानदार था। बाहर हो सकता है कि आपको कई तरह की रूमर्स मिल जाए कि वहां बहुत ज्यादा आपको उल्टे सुलटे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज्यादा वो आपको मतलब एक तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ देते हैं या आपको अजलाने की किसी चीज में ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। ऐसा सामान्यतः नहीं होता, सामान्यतः ऐसा नहीं होता। हाँ, हो सकता है कि कुछ सिचुएशन में कोई बोर्ड आपको ज्यादा ट्रैप कर रहा है, बहुत ज्यादा फंसा रहा है, तो उस सिचुएशन में एक दो सिचुएशन ऐसे आ सकती है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये माइंडसेट हटा दो, इंटरव्यू माहौल बहुत शानदार होता है, आपको फुल सपोर्ट वहां किया जाता है। सेकंड, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो जो जीएस के लिए पढ़ रहे हो, उसको शीशे के सामने, मिरर के सामने खुद ही उसको बोल के कोशिश करो। किसी भी टॉपिक पर आप खुद अपने सामने ही कितना बोल सकते हो इसकी प्रैक्टिस करो। यदि कोई व्यक्ति किसी के सामने बोलने से या पब्लिक स्पीकिंग से झिझकता है। थर्ड, आपको जब भी कभी भी मौका मिले 10 आदमियों के बीच में, 5 आदमियों के बीच में बोलने की कोशिश करो। लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि हमारे माइंड से क्या गलती होती है हमारी, अरे यार मैं इस टॉपिक पे बोलूंगा, पता नहीं ये क्या सोचेगा बगल वाला, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे जो सामने खड़े हुए हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है। आप अपनी किसी कहीं भी आपको बोलना है तो बोलना चालू करो, उस पर बोलो, लोग क्या सोच रहे हैं इसको बिल्कुल छोड़ो, ठीक है ना। तो जब आप लोगों से बार बार मिलेंगे, बोलेंगे और थोड़ा सा अपने आप के ऊपर भी काम करेंगे, और जो डर है उसके माइंडसेट को साइड में हटा दो कि लोग क्या सोचेंगे, सामने वाला क्या सोचेगा, उसको बिल्कुल हटा दो। आपको सिर्फ बोलना है, ठीक है ना। तो वो चीज है, तो धीरे धीरे चीजें करोगे तो आपका डर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। ये टाइम लेगा बट कम हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। हेलो हाँ सर। आपने, हाँ हाँ जी, हेलो, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। सर मेरा डाउट ये है कि जो आंसर राइटिंग हम करते हैं, मतलब अभी बिगनर हैं, तो हमको पहले पढ़ना चाहिए तब आंसर लिखना चाहिए, या फिर पहले आंसर हमको देख के लिखना चाहिए फिर उसको लर्न करना चाहिए, ये पूछना है हमें। जब हम स्टार्टिंग में आंसर लिखते हैं, ये जो बिना थोड़ी बहुत सोचना के हमें आंसर नहीं लिखना चाहिए, थोड़ा बहुत उस टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
जैसे आपको कोई भी टॉपिक पे आपको आंसर लिखना है तो एक बार उस टॉपिक के बारे में सारा पढ़ो, क्योंकि जो आंसर राइटिंग की जो हमारी प्रैक्टिस होती है इसका मतलब ये नहीं कि हम आंसर राइटिंग ही करनी है, इसका उद्देश्य ये है कि उस टॉपिक से रिलेटेड हमारी सारी इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल होनी है, उस टॉपिक से रिलेटेड सारे डायमेंशन भी हमारे पास आने चाहिए, सारे फैक्ट भी हमारे आने चाहिए, तभी तो उस प्रैक्टिस का महत्व है। ठीक है, तो पहले उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन माइंड में बहुत होती है, हम बहुत कुछ उस टॉपिक के बारे में जानते हैं, लेकिन जब उसको प्रेजेंट करते हैं कॉपी में तो वो नहीं निकल पाता। तो उसको प्रेजेंट करने के लिए आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले जो बिगिनर है वो सबसे पहले कोई टॉपिक पढ़े, और जब उस टॉपिक पे कोई चीज लिखनी है फिर उसको बिना देखे लिखे, लिखना बिना देखें। पढ़ आप सकते हैं, पहले पढ़ लेते हैं किसी टॉपिक के बारे में, कोई ऐसे का टॉपिक है तो उसके बारे में अच्छे से 2-4 लोगों की कॉपी पढ़ लो, अच्छे से चीजें पढ़ लो, ठीक है ना, पढ़ लो, लेकिन लिखते टाइम आपको बिना देखे लिखना है, चाहे जितना भी आता है, अच्छा बुरा जो भी आता है उसको लिखो, और फिर दोबारा उसको खुद ही पढ़ो एक बार कि मैं क्या चीज, क्या पॉइंट कहाँ मिस कर गई, कहाँ उसमें रह गया। तो देख के लिखना है, स्टार्टिंग में आपको देख के लिखना है, बिना देखे, मतलब मैं देखने का मतलब यह है कि आपको टॉपिक पढ़ के लिखना है, बिना पढ़े मत लिखना, तब तो उसका इंपॉर्टेंट रहेगा ही। बिना देखे आपने लिख दिया तो आपको आधी चीज याद आएंगी, आधा आपको पता ही नहीं है उस टॉपिक के बारे में, तो कैसे आप आंसर की प्रैक्टिस करें। तो कोशिश करना कि कोई एक्स नाम का टॉपिक है, उस पर आपको कल क्वेश्चन लिखना है, तो उसके बारे में पहले से अच्छे से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ी थिंकिंग करो कि क्या ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक कैसे है, इसका रिलेवेंट क्या है, इसमें सजेशन क्या हो सकते हैं, इसमें इंप्रूवमेंट क्या हो सकते हैं। ऐसे 4-5 चीजें टॉपिक से रिलेटेड आपको तैयार करनी है, और जब आप नेक्स्ट टाइम, जब नेक्स्ट डे आपको क्वेश्चन लिखना होता है तो उस क्वेश्चन को फिर लिखो बिना देखे, तब जाकर के थोड़ा सा उसका फायदा हो पाएगा। ठीक है ना। हेलो। जी, थैंक यू सर। हाँ मैडम, समझ समझ पाए आप, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी आपका। जी सर, मतलब लास्ट 2-3 ईयर से इन्वायरमेंटल के जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी की क्वेश्चन है वो बड़े डायनेमिक और स्टैटिक पोर्शन से बहुत कम पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए कौन से सोर्स अभी रेलिवेंट होंगे? देखो, एनवायरमेंटल और दूसरा क्या बोला आपने। इन्वायरमेंट इकोलॉजी और साइंस टेक्स। अच्छा, जी सर। देखो, एक तो सबसे पहले तो वो मैं जो क्या पूछे जा रहा है उससे पहले आपको जो यूपीएससी के टॉपिक में दिए गए सारे टॉपिक का स्टैटिक अच्छे से पता होना चाहिए, पहला तो ये काम करना है। ठीक है, उसके लिए आपके स्टैटिक्स में जो भी नोट्स है, जो भी किसी भी कोचिंग के वगैरह के आप जो नोट्स पढ़ते हैं वो आपके खुद के नोट्स या कोई बुक है, तो एक तो आपको पहला काम तो ये करना है, और अच्छे से रिवीजन भी होना चाहिए और अच्छे से याद भी होना चाहिए। ठीक है ना। सेकंड बात रही जो ये क्वेश्चन जो नए नए चेंज होते जा रहे हैं, तो क्वेश्चन आपने देखा होगा करंट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन होते जाते हैं, कुछ जब WHO की नई गाइडलाइन पूछी है एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है ना, तो देखो जो क्वेश्चन यूपीएससी सामान्य तक पूछता है 90% चांस है कि वो अखबार में बहुत दिन तक खबर आई होगी, या मैगजीन में किसी न किसी मैगजीन में खबर आपको मिल जाएगी, चाहे वो विजन की मैगजीन हो, चाहे द दृष्टि की मैगजीन हो, वो डेफिनेटली काफी 90% तक चांस है कि वो आपको मिल जाएगी। तो बहुत छुपा हुआ टॉपिक सामान्य तक कम देता है। ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि इस बार जो COP26 हुआ था, इसको लेकर के क्वेश्चन उन्होंने जीएस में पूछे हैं और PSIR की ऑप्शनल में भी पूछे थे। ठीक है ना। तो एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं वो बार बार, लेकिन उसी करंट के उसी टॉपिक से पूछेंगे जो करंट का टॉपिक थोड़ा सा बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपकी चीज कोई मिस हो गई, इसलिए आप एक मैगजीन पढ़ो। मैं यह कहने मतलब एक मैगजीन पढ़ो, और अगर रेगुलर अखबार पढ़ रहे तो रेगुलर अखबार भी आप पढ़ सकते। ये 2 चीजें फॉलो करेंगे तो करंट की काफी चीजें आपके कवर हो जाएगी। अब मैं ये नहीं कहूंगा 100% कवर होगी, लेकिन ये है कि जितना आपको मार्किंग के लिए जरूरत है उतना आपको वहां से मिल जाए। और दूसरी बात, 20 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी आज तक एग्जाम में ऐसा नहीं गया जो 20 में से 20 उसको आते हो। ठीक है ना। तो ऐसे मत सोचना कि 100% क्वेश्चन आपको वहां आने चाहिए, उससे अच्छा है कि 15 भी आते हैं ना, तो 15 क्वेश्चन को भी मैं अच्छे से करूँ। ठीक है ना, तो उस पर भी फोकस हमें करना है। तो बस आप करंट की किसी एक मैगजीन फॉलो कर लो, और करंट में कोई आर्टिकल वगैरह आ रहे हैं, कोई करंट में कोई, जैसे मान लें कि कोई घटना ऐसी होती है जो हो सकता है करंट किसी मैगजीन में नहीं देखी हो, लेकिन आपने न्यूज में उसको पढ़ा हो, तो उसको गूगल पे सर्च करके उस टॉपिक के बारे में क्लियर कट नोट्स पढ़ा। ठीक है ना। क्योंकि अखबार में कोई खबर छोटी सी आती है, उसको पूरा फाइंड आउट करने के लिए आप गूगल पे जा सकते हो, विकिपीडिया पे जा सकते हो, आपकी किताब के टॉपिक में जा सकते हो, कहीं पे भी जाके उस टॉपिक को एकदम कंफर्म करेक्ट कर लो। ठीक है ना। जैसे हाल फिलहाल अगर हम बात करें, जैसे ताइवान इश्यू चल रहा है, ताइवान को लेकर के IR का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ताइवान वाला मुद्दा क्यों इंपॉर्टेंट। तो इसलिए ध्यान रखना कि जो आसपास की लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है ताइवान के आसपास, या इंडो पैसिफिक जो एरिया है उसकी लोकेशन, उसकी मैपिंग आपके माइंड में अच्छे से आनी चाहिए। हो सकता है वहां से एक क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आ जाए। ठीक है ना।
मेंस का क्वेश्चन किस तरीके से होगा? मेंस का क्वेश्चन हो सकता है कि ताइवान, चाइना, या जो इश्यू चल रहा है इसमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी को जोड़ते हुए क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो इसमें स्टैटिक पार्ट ही आपके लिए ज्यादा काम आएगा। अगर आपको इंटरनेशनल थ्योरी पता होगी, अगर आप पहले से ही थोड़ा सा भारत और ताइवान के जो रिलेशन है उनके बारे में थोड़ा सा पहले से ही जानते होंगे, तभी जाकर के आपके लिए टॉपिक करंट का रहेगा, तभी जाकर के आप इसमें अच्छा उत्तर दे पाएंगे। तो रिसोर्सेज ज्यादा नहीं, 1-2 रिसोर्सेज करंट के यूज करो, बाकी अपना स्टैटिक्स अच्छे से करो, ठीक है ना? समझ पाए आप? सर जैसे हमारा क्वेश्चन था। बोलो बोलो। जी सर, तो उसमें सर इस बार 2022 का प्रीलिम्स में सर मैं भी एग्जाम दिया था। हाँ। तो हम सोच रहे थे सर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि 6-7 टाइम जो भी सिलेबस था उनको पूरा पढ़ के गए थे, पीटी वाला। और उससे पहले मेंस का भी पढ़े थे, और करंट अफेयर भी पढ़े थे, लेकिन ऑनलाइन परचेज किए थे, उसमें अधिक आया नहीं सर एग्जाम में। और इकोनॉमिक्स जो था उसमें कोई कोचिंग का ही नोट्स पढ़ रहे थे सर, उसका नाम लेना बेहतर नहीं समझते हैं। नाम नहीं तो लेना। लगभग 7। हम्म। जी सर, तो 7 टाइम उनको भी रिवीजन किया था, बुक टाइप का था। लेकिन जब वहां सर एग्जाम हॉल में सर मैं गया, तो उसमें एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट उस नोट से नहीं पूछा, जिस कारण सर इस बार मेरा पीटी हो गया, मतलब स्कोर उतना कर ही नहीं पाया, मतलब 65 स्कोर में ही, मतलब हाँ पूरा हाँ। पूरा काट टूट के जो भी होता है सर, काट पीट के 65 से अधिक नहीं पहुंच पाया। तो इस बार सर आपसे जुड़े हैं सर, मतलब महाराष्ट्र टेस्ट सीरीज भी जो भी हो सर, और आपका इकोनॉमिक्स का नोट्स भी देखे हैं राइटन, बहुत अच्छा लगा सर उसमें। और जो भी इस साल क्वेश्चन था उसका भी सर देखे, मतलब एक था परिवर्तनीयता ऐसा कुछ था आपका नोट्स में, वो तो डायरेक्ट मिल गया, उसको पढ़े तो फिर क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। लेकिन उनसे पहले जो नोट्स पढ़ रहे थे उसमें वो नहीं, अब टॉपिक आपको था ही नहीं क्वेश्चन क्या सर। है वो बताओ पहले। जी सर, इकोनॉमिक्स सर कहाँ से कवर करे सर, यही बहुत मतलब असमंजस में है हम सर, देखो क्योंकि इकोनॉमिक्स की एक बात अटेम्प्ट दिए उसमें। जो आपका जो मैं क्लियर कर देता हूँ, जो आप मुझे लगता है क्या पूछना चाह रहे हो कि देखो कोई कोचिंग, मैं तो ये मानता हूँ किसी भी कोचिंग, कोई भी कोचिंग है, कोई भी नोट्स है, अपने आप में बहुत बेस्ट होते हैं, कोई भी नहीं बहुत अच्छा बनाते हैं, हर कोई अपने लेवल पे बहुत मेहनत करता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, यस सर। एक चीज मैं सभी से कहना चाहूंगा कि कई बार कितनी भी बुक पढ़ लो, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे, लेकिन ध्यान रखना वो नोट्स या वो बुक आपको इतना सक्षम बना देगी कि आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए यस सर। आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि आप उसकी अपना, देखो आपने मान लिया मैंने एक टॉपिक बोल दिया कि इकोनॉमी में, मैंने मान लिया इन्फ्लेशन वाला ही बोल दिया, लेकिन यदि आपने इन्फ्लेशन के पूरे कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझा, इन्फ्लेशन के अगर कॉन्सेप्ट को अगर आप खुद समझे ना, तो इन्फ्लेशन इतना बड़ा टॉपिक है कि उसमें आपके प्री के सवाल कोई सी ईयर आ, चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूम फिर के आपको जरूर मिलेगा। लेकिन इसके लिए मेरा कहने का मतलब है कि मैं पढ़ाऊं या कोई और पढ़ा रहा है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में आसान नहीं है मिलना। वो डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, बट इनडायरेक्ट रूप से वो आपको इतना सक्षम बना देगा कि आप उत्तर देने में पूरी तरह सक्षम होंगे। बट इसके लिए आपको खुद का दिमाग भी लगाना जरूरी है। अब आप बोले कि नोट्सों में हुबेहू लाइन उतर के आ जाए, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। मैंने मान लिया आपको फंडामेंटल राइट के बारे में 3 पॉइंट बताए, यूपीएससी ने स्टेटमेंट दिया 5वें पॉइंट से, जो मेरे नोट्सों में नहीं था। तब यस सर। आपको खुद को भी तो अपना दिमाग लगाना होता है कि चलो मैं 3 पॉइंट पढ़े, लेकिन उन 3 पॉइंटों के आधार पर कनेक्ट करते हुए मैं चौथे पॉइंट को कैसे आंसर दे पाऊं, ये आपको खुद को अपने लेवल पर ही करना पड़ता है। कोई भी नहीं बता सकता कि मेरी किताब में से या मेरे नोट्सों में से आपको पूरा मिल जाए। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की अगर बात है तो आपको इकोनॉमिक्स या किसी भी टॉपिक को, दोस्तों मैं ये कहूंगा कि स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के जो सिलेबस के हर टॉपिक के हर पहलू को आपको आना चाहिए। अगर आपने हर टॉपिक के हर पहलू को अच्छे से पढ़ा और समझा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप हर क्वेश्चन को कर पाएंगे, बट पढ़ना ही नहीं, उसका यूज करना भी आपको आना चाहिए। पढ़ते तो सब लोग हैं, बहुत किताबें हैं, बहुत चीजें हैं, बहुत नोट्स है, बहुत इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, बट इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि आप उसका यूटिलाइजेशन करते या नहीं करते। समझे? इस पे फोकस करो कि कोई भी एक्स नाम यस। का टॉपिक पढ़ा है तो एक्स टॉपिक का मैं यूटिलाइजेशन कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा, एक्स टॉपिक मैंने पढ़ा है उसके बाद प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए तो क्या मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। अगर नहीं कर पा रहा तो इट्स मीन कि मैंने ढंग से उसको मेमोराइज नहीं किया, मैंने ढंग से उसको रिपीट नहीं किया, मैंने ढंग से उसको इंटरलिंक नहीं किया, मैंने ढंग से उसके बारे में थोड़ा सोचा। एक चीज और ध्यान रखना
कि किसी भी किताब या किसी नोट्स के केवल वर्ड पे ही मत फोकस करो, उसके सेंस पे भी जाना चाहिए, उसमें क्या सेंस है, उसमें क्या कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है। जब आप ये चीज समझ जाएंगे तो हर कोचिंग के नोट्स, हर किताब आपके लिए यूजफुल होगी। ठीक है ना। तो कोई किताब या नोट्स में कोई फॉल्ट नहीं है, मेरा मानना तो ये है। ठीक है ना। बस उसका यूज किस तरीके से करना है। आपने देखा होगा एक क्लास में पढ़ के एक व्यक्ति आईएएस बन जाता है और दूसरा व्यक्ति वहीं रहता है। क्लास में तो एक ही टीचर ने पढ़ाया होगा, एक ही टीचर ने सेम नोट्स दिए होंगे, एक ही टीचर ने सेम ज्ञान दिया होगा, मोटिवेशन दिया होगा, बट क्यों एक व्यक्ति चला गया निकल के? क्यों? क्योंकि उसने उस चीज का यूटिलाइजेशन अपने तरीके से कर लिया। तो दोस्त, हर नोट्स, हर कोचिंग का यूटिलाइजेशन आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, आपको अपने लेवल पे करना है। इसमें आपको अपनी मेहनत की कमी रहेगी, वो करनी है। किसी को कोई अदर को ब्लेम करना, किसी नोट्स को ब्लेम करना, वो बात सही नहीं होगी। ये मेरा मानना है। यस सर। समझ पाए सर क्या कह रहा हूँ? और एक सवाल सर बोलो बोलो। जी, जैसे सर और टेस्ट सीरीज जो है सर, हाँ जैसे टेस्ट सीरीज, तो हाँ एक विद्यार्थी को अगर 2023 में वो इस 2023 में पीटी दे रहा है, तो वो हम्म। लगभग कितना टेस्ट पीटी का लगा के दे कि आप दे ताकि लो उसको 2027 में। मतलब देखो मैं तो ये मानता जी हूँ सर, इतना इस लंबा बार सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना। मैं तो ये मान रहा हूँ कि इतना लंबा नहीं है। आज से ही सोच ले, जैसे आप 10वीं में पढ़ रहे हो और आप बोलो कि आईएएस की तैयारी करो, अरे आप ये 10वीं 12वीं की लाइफ जियो यार। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आईएएस के लिए आपको 5 साल तैयारी करनी पड़ती है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल अच्छे से कर ली ना अगर आपने तैयारी, 18 महीने भी अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली ना, तो जीरो वाला व्यक्ति भी अच्छे से सेलेक्ट होकर चला जाए। ये 5 साल पहले तैयारी करना, क्योंकि मैंने कई ऐसे दोस्तों को देखा है जो फर्स्ट ईयर से आ गए। ठीक है ना। लेकिन आज तक वो प्री नहीं निकाल पाए। रीजन क्या है कि जब फर्स्ट ईयर में आते हैं, तो जैसे ही फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनको लगता है अभी मेरे पास 4 साल है, अभी मेरे पास 2 साल है, अभी मेरे पास 3 साल है, और उसको 6 महीने ही बचते हैं, तब भी यही सोचता है कि अभी मेरा, उसका माइंडसेट उसी लेवल पे काम कर। तो कब से कर रहे हो, कब से नहीं कर रहे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर एक बार भी अच्छी से तैयारी करिए तो आप अच्छी से सिलेक्शन लेके निकल जाएंगे। रही बात आपसे 2027 की बोल रहे, कुछ नहीं करना है। जब आपको तैयारी करनी है, नोट्स बनाओ और उनकी प्रैक्टिस करो, जिसको भी करनी है। सर सर 2000 सर 2027 नहीं बोले सर, 2023 बोले सर, कितना? थोड़ा मिस हो गया हो। अच्छा 2023 बोले, 23rd। अच्छा, सॉरी सॉरी, मैंने 23rd ऊपर बोले। 27 सुन लिया मैंने कि यार ये फर्स्ट ईयर से आ गया क्या? 23 बोल रहे हैं सर नहीं वो। सर, मतलब अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है ना। नहीं हाँ, सर। 2023 मैं 27 मैंने सर भी सुन लिया। मैं सर ग्रेजुएट एमए भी कर, मतलब लास्ट ईयर में हूँ सर। सर इस कोई दिक्कत नहीं। 2022 आप में भी 2023 दिया। के, मैं बोल रहा हूँ, आप 2023 के एग्जाम देना चाहते हैं? यस सर। देंगे एग्जाम? यस सर। सीरियस जी होके सर, देंगे? 23rd में। जी सर, पूरा ठीक है ना। सीरियस है। सीरियस होके देना है आपको। ठीक है ना। तो इसके लिए कोई भी जी टॉपिक सर। पढ़े, उस टॉपिक को कंफर्म करो, प्री और मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करो, और लास्ट में 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले लगातार टेस्ट सीरीज देना चालू कर देना हर वीकेंड पे। अगर 15 से 18 टेस्ट भी दिए आपने तो आपका काम चला जाए। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल दूं 60 टेस्ट लो, 15 से 18 टेस्ट भी अगर आप दे लिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिए, तो आपके लिए काफी सफिशियंट होंगे। लेकिन वही बात फिर आ जाती है, आप अगर मैं मान लें मैं एक पेपर भी करूंगा तो मैं कितनी इंफॉर्मेशन उसमें से यूज कर पाऊँ, कितनी तरह की चीजें मैं उसमें कनेक्ट कर पाऊँ, ये एक पार्ट है। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि अगर आप एक भी क्वेश्चन दो, एक भी टेस्ट दो, उसको इस तरीके से दो कि उसमें से कुछ चीज लर्न हो। ऐसा नहीं कि नंबर देने के लिए लगाया टेक और मिलाया तुरंत आंसर खत्म। ये देखो कि मेरा गलत कहाँ हुआ है, गलत हुआ है तो क्यों हुआ है ना। और इस तरीके के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो मुझे अगर कोई एक्स नाम का टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन आया तो वाई नाम के टॉपिक से मुझे इस तरीके से पढ़ना चाहिए। वो होता है टेस्ट सॉल्यूशन। और अगर आपने मेरे एक प्रीवियस ईयर का वीडियो देखा होगा, तो पॉलिटी का वीडियो है, आप उसको देखना कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें मुझे इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, लेकिन गारंटी एक आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज के बाद दूसरी चीज भी पता होनी चाहिए। आप अगर आपको एक्स पता नहीं है तो कम से कम वाई के बारे में पता होना चाहिए। तो वाई से भी आप उस उत्तर के आंसर पे पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारा माइंडसेट क्या होता है कि नहीं, मुझे आंसर देने के लिए एक्स भी पता होना चाहिए। तो ऐसे नहीं करना है। यूज करना सीखो माइंड को, थोड़ा स्मार्टनेस दिखाओ और थोड़ी प्रैक्टिस से ये चीजें आपकी आएंगी। ठीक है ना। तो टेस्ट आप 15 से 20 भी अच्छे से दे लेंगे ना, तो वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, और ज्यादा दे ले तो भी अच्छी बात है। अच्छा, एक सर मोहित जैसे जी के एक और, क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ। बोलो बोलो बोलो। सर जैसे हाँ हाँ बोलो। एक हाँ बुक में ले लिया था, मतलब एक टाइम दिल्ली गया था, तो किसी कोचिंग का मतलब वही प्रैक्टिस, प्रीलिम्स प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव टाइप का था, तो हमारे जो सीनियर थे वो हमको जबरदस्ती खरीदवा दिए। वो 5 बुक है सर, अभी तक रखा ही हुआ है सर, उसको पढ़े
या छोड़ दे सर, यही असमंजस में है नहीं, सर। अगर कोई आपने कोई टॉपिक दिया है उसकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, तो प्रैक्टिस करने में क्या ही जाता है। प्रैक्टिस करो, यूज करो अपनी नॉलेज को उसमें। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस तो किसी भी चीज के लिए बुरी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपकी वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या कोई टेस्ट सीरीज आपके पास पड़ी हुई है, तो उसको प्रैक्टिस कर दो, उसमें कोई बुरी बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिस करना है आपको, सीखना है उससे। जी सर जी। हाँ, ये म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है, ये मोहित जी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनका एनालिसिस करें विद रेस्पेक्ट टू सिलेबस। कैसे करें ये चीज आप देखो मोहित जी। ये मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये बात सही है। आपको क्या करना है कि एक साइड रखना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एक सिलेबस। कई कोचिंग से या बुक से आपको मार्केट से कई बुक मिलेंगी जो आपको सिलेबस बाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना। तो वहीं से आप एक तो समझ सकते हैं। जैसे अगर आपने दृष्टि की बुक देखी, देखिए वो दृष्टि भी देती है, तो उसमें क्या करना है आपको, उसमें ये करना है कि प्रीवियस ईयर का जैसे मैंने एक एक्स टॉपिक दे रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट मुझे पढ़ लिया, तो उसमें 12 से लेकर के अब तक के क्वेश्चन है उसमें। तो आपको हर साल थोड़ा सा माइंड सेट समझना है कि प्री में क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से किस टाइप के हैं। अगर आपने नहीं देखे होंगे मैं बता देता हूँ। प्री में अगर फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनका एक तो होगा आर्टिकल 21, डेफिनेटली कहीं ना कहीं उससे जुड़ के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक होगा आर्टिकल 14, यानी कि वो आपके आर्टिकल की जो कंटेंट है फंडामेंटल राइट के, उन कंटेंटों के अंदर की इंफॉर्मेशन को लेकर के यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, और कौन सी इंफॉर्मेशन जो करंट को जोड़ के हुए आई है। जैसे पुट्टा स्वामी बात के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि प्राइवेसी इज द राइट ऑफ फंडामेंटल राइट इन आर्टिकल 21। तो प्राइवेसी को लेकर यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि निजता का अधिकार किस में है, आर्टिकल 21 में क्या शामिल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन फंडामेंटल राइट के पूछ रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरीके से आपको समझना है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे हिस्ट्री को भी समझना है कि मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में तरीके क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, तो मुझे एक पता है, एक तो टर्मोलॉजी के क्वेश्चन दे रहा है हिस्ट्री में, चाहे वो हिस्ट्री में मिडाइवल से हो, एंसाइंट से हो या आधुनिक से हो, टर्मोलॉजी आपको जरूर दे रहा है। चाहे इस बार के क्वेश्चन देख लो, तो ये आपको माइंड सेट रखना है कि जब भी आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो उसकी शब्दावली या टर्मोलॉजी को जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि उसका यूपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको खुद को प्रीवियस ईयर के सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सिलेबस से जोड़ के आपको माइंड सेट बनाना। मैं अगर बात बोलूं कि फंडामेंटल राइट से मेंस में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो मुझे पता है कि आर्टिकल 21 या आर्टिकल 19 को लेकर के यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। और क्या पूछेगा, फंडामेंटल राइट में एक ओर पार्लियामेंट को रख देगा, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट को रख देगा, और इन्हीं को जोड़ते हुए क्वेश्चन किसी न किसी प्रकार से रख। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री में अगर बात की जाए, हिस्ट्री में अगर बात की मैं अगर कल्चर का क्वेश्चन आ रहा है हिस्ट्री में, तो कल्चर का क्वेश्चन एक बार पाल वंश को लेकर के आ गया, ठीक है ना। एक बार हमारी स्थापित कला को लेकर के आ जाएगा, किसी विशेष काल में लेके आ सकता है, या हर काल की स्थापित कला को भी लेकर आ सकता है, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ताकि जब पढ़ते टाइम आपका माइंड उसी लेवल पे काम करना चाहिए। समझ पाए आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस तरीके से आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत। दोस्तों, एक ने कोई लास्ट में मुझसे पूछा है कि इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का बता दो। अगर आपने मेरा एक वीडियो है एनसीईआरटी का, उसका अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एनसीईआरटी कितनी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट। मैंने उसमें अच्छे से आपको व्यू एग्जाम्पल देके समझाया है एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि छठी क्लास की एनसीईआरटी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम होगी। डेफिनेट आप उसको जब पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा उसका उत्तर। तो इसलिए उस वीडियो को देखना, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना और प्ले लिस्ट में जाके एनसीईआरटी उसमें सर्च करना, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, अच्छा एक मैडम अच्छा एक विशाल है, विशाल जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विशाल जी सुन रहे हैं मेरी आवाज? सर हाँ हाँ हेलो सर। हाँ 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 सर, लैंग्वेज का क्या फ़र्क पड़ता है एग्ज़ाम में? लैंग्वेज का? सर हाँ हाँ सर, हाँ गुजराती मीडियम मेरा। हाँ हाँ अच्छा, तो हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी में लिख सकते हैं, पर हम गुजराती मीडियम वाले तो सिर्फ मेंस में जो ऑप्शनल आता है उसमें ही लिख सकते हैं। और एक गुजराती का कंपलसरी पेपर लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ यस सर। तो और बाकी आप जीएस में, जीएस कैसे लिखते हैं हिंदी में? जीएस यस आप जीएस किस में लिखते हो? जीएस भी तो गुजराती में लिख सकते हो सर। क्या? हेलो, हाँ विशाल जी। यस सर। मतलब मैं एक बार तो आपसे समझ रहा हूँ, एक तो जीएस आप गुजराती में लिख सकते हो,
हेलो। पता नहीं सर। CS आपके चलो एक बार आप इस क्वेश्चन को ना कमेंट में कर देना चैनल पे, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से ओके आपको ओके सर। इसको मैं अच्छे से एक बार मैं भी देख लूंगा कि क्या सिचुएशन है। मैं एग्जैक्टली इसके बारे में नहीं समझ पाया, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ अभी। आप इस जी क्वेश्चन को सर। वहाँ कर देना, ओके ओके सर। ठीक है ना। जी सर, इसके गुजराती अलावा एक मीडियम में मेंस लिख सकते हैं। हाँ, मैं जीएस गुजराती मीडियम में लिख सकते हैं, ठीक है। जीएस लिख सकते हैं, और ऑप्शनल इंग्लिश या हिंदी दूसरा लैंग्वेज में भी और यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ है, क्योंकि गुजराती मीडियम से गुजराती लिटरेचर थे, किसी का पिछली बार सिलेक्शन हुआ था सर, शायद उनका नहीं, मीडियम एक मैं भी गुजराती मिला था, था। एक दोस्त था मेरा गुजराती मीडियम का, उसका भी सिलेक्शन हुआ था। उसने मुझे इतना पता था कि उसका अ, गुजराती लिटरेचर भी होता है क्या? गुजराती लिटरेचर था शायद उसका, ऑप्शनल होता है गुजराती हाँ लिटरेचर। जी हाँ सर, जी। गुजराती हाँ जी। हाँ, लिटरेचर तो था वो उसका उनका। था ऑप्शनल। ठीक है, मैं इसको एक बार देख के आप उसको कमेंट में कर देना, बता दूंगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि हाउ टू यूज टेस्ट सीरीज एंड सिलेबस कंप्लीशन व्हाइल वर्किंग। अच्छा, कोई अगर काम कर रहे हो आप, तो आपको देखो कैसे करना है। देखो जो वर्किंग में है, अच्छा मैं क्वेश्चन सही समझ पा रहा हूँ, जो वर्किंग में है उसके लिए पूछा गया नहीं है? तो अगर कोई व्यक्ति जो आप में से पूछना चाह रहा है, उसके लिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई आ, हाँ, वर्किंग के दौरान अगर आप किसी जॉब में कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, तो मैंने उसके लिए एक ही बात फिर बोलूंगा, और पहले भी बोली है कि आपको टाइम मैनेज तो करना होगा। सेकंड बात, अगर आप किसी जॉब में जा रहे हो कहीं पर, तो एक काम कर सकते हो, प्रीवियस के क्वेश्चन को, विशेषकर प्रीलिम्स के क्वेश्चन को आप ऑफिस में भी थोड़ा बहुत टाइम मैनेज वहाँ सॉल्व कर सकते हो। 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, प्री के क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाएंगे वहाँ। इसके अलावा और क्वेश्चन आप मेंस के क्वेश्चन वर्किंग के दौरान नहीं करें। आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना होगा। सैटरडे संडे आपको टेस्ट के लिए टाइम रखना होगा, रेगुलर आपको टेस्ट नहीं देना है उसके लिए। सैटरडे संडे ही आपको टेस्ट दे पाएंगे उसमें, ठीक है ना। रेगुलर आपको सिर्फ आपके अदर पार्ट को अच्छे से पढ़ना है। और यदि सैटरडे संडे अगर वीक में आपने 2 टेस्ट भी दे लिए और 4 क्वेश्चन भी लिख लिए, तो आपके लिए बहुत सफिशियंट होंगे 2023 की एग्जाम। समझ गए आप मेरे क्वेश्चन जो कह रहा हूं मैं? तो टाइम मैनेजमेंट करना है और सैटरडे संडे पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि डेली करंट अफेयर पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, और मंथली करंट अफेयर मैगजीन में भी उससे टॉपिक मिल जाते हैं, तो डेली करंट अफेयर लिखना चाहिए या नहीं? हाँ, ये बात सही है। देखो कई बार क्या हो जाता है, देखो मैं क्यों कह रहा हूँ, डेली करंट अफेयर अगर आप लिख नहीं सकते, पूरी तरह लिख नहीं सकते, तो करना क्या है कि छोटे छोटे उसके टॉपिक तो बना लो, उसमें छोटे छोटे कीवर्ड और फैक्ट तो कम से कम ले लो। फायदा क्या होगा? फायदा इसका क्या होगा? फायदा ये होगा कि जब आप मंथली मैगजीन पढ़ेंगे तो आपको पहले से काफी चीजें पता होंगी, और जब वो चीज बार बार रिपीट होगी तो अच्छी होगी। जितना ज्यादा आप उसको उस कोई टॉपिक को रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। हो सकता है एक काम करना है आपको, अगर आपने डेली करंट अफेयर में एक्स नाम के टॉपिक के नोट्स बना लिए और वही टॉपिक फिर मंथली मैगजीन में आ रहे हैं, तो उस मंथली मैगजीन में से उन्हीं इन्फॉर्मेशन को आपको लेना है जो इन्फॉर्मेशन आप डेली नोट्स पढ़ाते टाइम उस टॉपिक के बारे में नहीं लिख पाई। अगर आपको उससे कोई लेना नहीं, ऐसा नहीं मंथली मैगजीन में आया तो मंथली मैगजीन पूरी कहानी उतार के रखी, नहीं। पहले आपने उस टॉपिक को डेली में लिख लिया। जब आपको लगता है कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं डेली में नहीं पढ़ पाई या डेली में नहीं लिख पाई, उस इन्फॉर्मेशन को हमको मंथली मैगजीन में से लिख देना है, तो वो टॉपिक आपका खत्म, ठीक है। तो ऐसे अगर आप करते चलेंगे तो डेफिनेटली आपका डेली से भी आप खत्म कर सकते हैं। अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो डेली के नोट्स बना लो, मंथली मैगजीन में से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके उस नोट्स को कंप्लीट कर दो। बट नोट्स बनाते टाइम थोड़ा स्पेस रखना अपनी कॉपी में, ताकि अन्य चीज भी आप उसमें ऐड कर सकें, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस तरीके दोनों चीजें यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा और किसी का सवाल, बट क्वेश्चन सर किसी का? डेली वाले में ज्यादा लेंदी नहीं हो जाते करंट अफेयर्स अगर हम बनाए तो? देखो क्या होगा, हमारी क्या गलती होती है, देखो मैं बताऊँ। डेली में जो डेली में आती है ना करंट अफेयर, तो उसमें एक हम्म। तो आपको खुद को, क्योंकि हर कोचिंग अलग अलग टाइप में अपने अपने एक्स 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 करके कितनी तरह की चीजें दे सकते हैं, ठीक है ना। तो जी सर। वो, लेकिन आपको करना क्या, आपको देखना है कि देखो एक तो खुद को प्रीवियस के क्वेश्चन और सिलेबस से ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी चीज या कौन सा ये न्यूज डेली की मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कोई हम्म। आपकी कोचिंग अगर डेली बेसिस पे आपको डेली लेवल पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रही है, तो सारे एग्जाम के लिए कर रही है, एसपीएस, पीसीएस, यूपीएससी, अदर एग्जाम कोई भी है, सबकी इन्फॉर्मेशन देती है। लेकिन यदि आप एक हम्म। स्पेसिफिक अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी एग्जाम के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से आपको डेली लिखना है। और लिखते टाइम आपको ध्यान रखना, अगर आपने, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपने एक एक्स टॉपिक की अगर नोट्स बना लिए, तो हम्म। नेक्स्ट डे हो सकता है वो टॉपिक फिर आपके डेली करंट में आ जाए, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा ताइवान वाला इशू या यूक्रेन वाला इशू या कोई भी घटना है,
वो हर दिन आपको डेली नोट्स में आपको मिलेगी, डेली करने मिलेगी। तो यस सर। आपको उसको लिखना नहीं है, एक बार उस टॉपिक को अच्छे से समझना है, उसके बाद उस टॉपिक के बारे में दोबारा आपको ज्यादा लिखने की जरूरत है। हाँ, नेक्स्ट डे यदि कुछ अपडेट हुआ है तो अपडेट वाली लाइन को लिख सकते हैं, और अपडेट हमेशा 1-2 लाइन का ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है ना। यस सर। इस सर तरीके से करना, थोड़ा सा सिस्टमेटिकली चीजें, थोड़ा मतलब सिस्टम से समझना, अपने लेवल पे चीजों को थोड़ा यस समझना है कि किस तरीके से करना है, ठीक है ना। ठीक है सर। और जैसे सर डेली वाले में सर, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर से बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा कि किसी वेबसाइट से, जैसे दृष्टि हुआ या कोई लेक्चर यूट्यूब देखो से तो। देखो होता क्या है, जैसे देखो अगर न्यूज़पेपर थोड़ी सी पढ़ने की आदत रखो नॉर्मली, क्योंकि आपको कंपलसरी एग्जाम भी देनी होती है, ठीक है ना। सर डेली पढ़ते लेकिन हैं, ठीक। ठीक है, थोड़ा सा टाइम उसको दिया करो, थोड़ा समझा करो। लेकिन यह है कि अगर हम्म किसी कोचिंग के आपको डेली मिल जाती है तो उसमें आपको क्या है, थोड़ी हम्म। मेहनत कम करनी पड़ती है। सेकंड चीज ये है यस। कि आप हो सकता है कि कोई न्यूज को उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच पाए, क्योंकि कोचिंग में कोई हम्म बनाने वाला उस टॉपिक को ऑब्वियसली अब हमसे तो ज्यादा बेहतर तरीके, अपन से ज्यादा बेहतर तरीके से समझा होगा, है ना। हम्म तो उस तरीके से उसने हम्म। प्रेजेंट की होगी, तो वो थोड़ा सिस्टमेटिक में आपको मिल जाती है। इसलिए कोशिश करो कि कोई कोचिंग अगर डेली लेवल पे डाले वहीं से निकाल के अपन को कंप्लीट करना है। हमें बिल्कुल ज्ञानी नहीं बनना है कि हमें द हिंदू पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमारा टारगेट है कि सिलेबस के दौरान जो करंट आई है उसके नोट्स बना के आपको, इसके अलावा कोई लेना देना नहीं है। आपका यह है कि जो नोट्स बने करंट के वो मेरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और मुझे एग्जाम में यूज करके उसको पास करके निकलना है, बस इतना हमारा इंपॉर्टेंट, इतना काम है हमारा, इसी कोई काम नहीं, ठीक है। हम्म। तो उसी लेवल पे, क्योंकि जब आप खुद ही महसूस करते हैं, और अगर मान लो मैं बोलूँ आपसे द हिंदू खुद पढ़ने बैठ जाओ, अब आप समझ नहीं पा रहे, समझ पा रहे आधा समझ पा रहे, आपका 2 यस घंटा सर। चला गया, 3 घंटा चला गया, आप फ्रस्ट्रेशन हो रहे हैं, फिर रेगुलर यही काम, ठीक है ना। इतनी हम्म। चीजों मत पढ़ो, पहले कोशिश करो आपका स्टैटिक पार्ट मजबूत करो। सेकंड काम ये करो, कोई कोचिंग ने बढ़िया डेली लेवल पे आपके नोट्स बनाए, उनको वहां से कॉपी करके आपके नोट्स कंप्लीट करो। बट ये ध्यान रखना, उसको जब आप किसी मान लें किसी कोचिंग के नोट्स को फॉलो करें तो उस टाइम आपको अपना माइंड लगा करके अपने शब्दों में उस बात को प्रेजेंट करते हुए नोट्स बनाना, ठीक है, ध्यान रखना अपने शब्दों में, ठीक है ना। ओके सर। ओके ओके। हाँ, ठीक है इसके सर। अलावा एक क्वेश्चन आया मेरे से, टेस्ट सीरीज को टॉपिक, टेस्ट सर सीरीज सब टेस्ट सीरीज को, हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर ये करेंटली सर न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है क्या सर, कि हम सर वेबसाइट से या मैगजीन से या यूट्यूब चैनल से कवर कर सकते हैं सर? देखो अगर आप 5-10-20 मिनट आपको आदत है द हिंदू पढ़ने की, हिंदी मीडियम वालों से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनको पहले कंपलसरी का एक पेपर भी देना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यस सर। और आगे भी आपको थोड़ी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे आप फाइल के वर्क करो या ड्राफ्टिंग करो, या आप अकेडमी में जाएंगे तो वहां पे आपके दोस्त सारे बहुत मिलेंगे, सारे इंग्लिश मीडियम के मिलेंगे। जैसे मेरी अकेडमी में अकेला हिंदी मीडियम का था, सारे इंग्लिश मीडियम के थे, ठीक है ना। तो यदि आपको बेसिक इंग्लिश आती है, उसके लिए मैं आपको द हिंदू पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ 10 से 15 मिनट, ठीक है ना। उसके अलावा आपको ज्यादा अखबार पढ़, अगर नहीं पढ़ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी कोचिंग को फॉलो करके वहां से आप इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी हो, बिल्कुल कोई कंपलसरी नहीं, ठीक है ना। सर तो सोर्स आप भी गाइडेंस कर दीजिए कि इस कोचिंग की, जैसे दृष्टि वेबसाइट पे जो डेली आता है आर्टिकल, वो ठीक रहता है या अदर कोई कोचिंग? देखो अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं तो बता दूंगा, लेकिन आपको मैं ये टॉपिक तो किसी दिन कमेंट करके बता दूंगा कौन सा करना है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा काम देता हूँ, ठीक है ना। काम आपका हाँ। ये है कि आप इस वीक में 5 दिन एक काम करना हम्म छोटा सा, कि आप हम्म 3-4 कोचिंग की क्या करना, डेली न्यूज खोलना, चाहे वो इंसाइट है, चाहे दृष्टि है, चाहे विजन है, हम्म। ठीक है ना। और इसके अच्छा। अलावा आप अपने सिलेबस को एक बार ध्यान रखना, और प्रीवियस के क्वेश्चन को ध्यान रखना, आप थोड़ा सा एनालिसिस करना। 5 दिन के बाद छठे दिन आपको पता लग जाएगा कि मेरे लिए कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। डेफिनेटली आपको ये पता सबसे लग जाएगा, अच्छा तरीका है। ठीक है। ठीक है है सर। ना, ये तरीका है, देखो किसी से मत पूछो, खुद चेक करो कि मेरे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मेरा काम है एग्जाम पास करना, मुझे ज्ञानी बनना या बिल्कुल एक्सपर्ट बनना कोई जरूरी नहीं है। मेरा काम है कि कोई भी सूचना यस सर। जो मुझे एग्जाम पास करा दे वही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बाकी ठीक है सब सर। अच्छे लेवल पे, ठीक है ना। तो ये करना अपने लिए, अगर उसके ठीक है बावजूद भी आपको लगे कि आप निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहे तो पूछ लेना अभी। सर। ओके ओके सर, थैंक यू सर। अब सर सर ये हम कंपलसरी इंग्लिश पेपर के लिए भी सर थोड़ा सा गाइडेंस दे दीजिए सर, कि थोड़ा मतलब जो हिंदी मीडियम के हैं तो सर वो थोड़ा मतलब इंग्लिश में कवर कर मैं पाए। ना इसमें एक काम करूंगा, मैं एक ना प्रीवियस ईयर पेपर के साथ आपको एक वीडियो लेके आऊंगा, जो प्रीवियस ईयर में पेपर आया हो, उस टाइम पे मैं पेपर के टाइम पे या क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं आपको चीज बताऊंगा तो मुझे लगता है ज्यादा समझ पाएंगे। हाँ, एक चीज में 2-3 चीजें आपको थोड़ी सी बेसिक बोल देता हूँ। एक तो थोड़ा सा डेली अखबार पढ़ने की कोशिश करो इंग्लिश का,
ठीक है ना। थोड़ा सा उसको थोड़ा सा, अगर आप बिल्कुल भी किसी की मान लें इंग्लिश बिल्कुल ही खराब है, कोशिश करो गूगल से स्पेलिंग सर्च करो, उसका अर्थ निकालो, लेकिन पढ़ने की अभी से ही कोशिश करो, ठीक है ना। और थोड़ा सा कोशिश करो कि आप एक पैराग्राफ ही सही इंग्लिश में लिखो, छोटा सा 50 शब्द ही लिखो, लेकिन लिखो। क्योंकि ये बात आप आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप कंपलसरी में आपको लिखना होगा, आप उस टाइम पर ये चीजें आपको काम आएंगी। और लैंग्वेज एक ऐसा पार्ट है जिसको आप 10 या 15 दिन में नहीं सीख सकते। अगर आप बोले कि मेंस के बाद उसको सीख ले, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा मैं बता दूं, इंग्लिश कंपलसरी बिल्कुल टफ नहीं होती, बहुत ईजी होती है। उसमें एक तो आपको ऐसे लिखना होता है, एक आपका कंप्रिहेंशन पार्ट होता है, कैसे एक आपका समरी होती है, और बाकी ग्रामर के पॉइंट होते थोड़ी हैं। सी ग्रामर ग्रामर के पॉइंट है ना 20 मतलब 40-50 नंबर के होते हैं, वो बहुत ईजी होते हैं। यदि आपने थोड़ी सी भी इंग्लिश की ग्रामर पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगी। बाकी चीजें मैं कितने आपको परसेंट लाने होते हैं सर उसमें? क्या यार उसमें सर कितने? 33% का होता है, ठीक, 25%, 25। 25% है, 25% है। 75 नंबर लाने होते हैं। हाँ 75 मार्क्स लाने हैं, लेकिन हमें पता नहीं चला आज तक मेरे नंबर कितने आए, क्योंकि उसमें ये होता है कि जब मेंस फेल जाते हैं ना आप, तब आपको पता लग जाता है कि नंबर कितना आया। तो मुझे अभी तक पता नहीं लगा कितना आया, लेकिन ये है कि आप अगर थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे उसमें। लेकिन हाँ रेगुलर ज्यादा थोड़ी सी चीजें नहीं आती आता हैं। सर, है ना? क्या हुआ? ज्यादा टफ नहीं आता ना सर? हाँ हाँ, तो अच्छा, और किसी का प्रीवियस क्वेश्चन? ईयर पेपर भी आप दे अनम्यूट सकते कर हो लो भाई यार। उसमें। हेलो, ये सौरभ जी आप अनम्यूट कर लो अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ है, शैलेश ने पूछा है, सर टेस्ट सीरीज को टॉपिक को आपके साथ कंप्लीट करके कर सकते हैं क्या? देखो मैं एक चीज है कि मैं थोड़ा सा आपको 100% ऐसी गारंटी नहीं दे पाऊंगा कि मैं आपको एक मार्च तक या फरवरी तक सिलेबस करा पाऊँ। हाँ ये जरूर है कि कोशिश करूंगा, लेकिन आप जब भी, एक तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा वीडियो आपको आ रहा है, उसी टाइम उसको वीडियो देख करके उसके क्वेश्चन आपको कर लेने। उसके अलावा आपको अपना अपना जो है चीज, जो आपकी अपनी चीज चलती रहती है, उसको थोड़ा सा चलाते रहना साथ। मैं कोशिश करूंगा कि आपका टॉपिक सैम सिलेबस से पहले, मतलब आपका सिलेबस टाइम से पहले कर दे जाए, लेकिन गारंटी नहीं ले सकता, ये सच्ची बात। क्योंकि मेरे को हो सकता है, अभी मैं ऑफिस वर्क करता हूँ, मेरा बहुत ज्यादा ऑफिस का भी टाइम है, मुझे इंडिपेंडेंट चार्ज भी मिल गया, पूरी मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई, तो हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मैं 10-15 दिन के लिए बिल्कुल ही बिजी हो जाऊँ, तो वीडियो नहीं बन पाए, ठीक है ना। तो गारंटी नहीं है, बट कोशिश पूरी करूँ। तो आप अपने लेवल पे कोई भी टॉपिक पढ़ा है, हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखो, उसको करते जाओ, डेफिनेटली कोशिश की जाएगी। कुछ वीडियो मेरे पास पहले से बने हुए, लगभग पॉलिटी हिस्ट्री के वीडियो, इकोनॉमिक वीडियो पहले से बने हुए, तो आपको लगभग ये पार्ट खत्म हो जाएंगे। कुछ वीडियो मुझे बनाने में जल्दी बना के इनको रख दो, लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा धैर्य रखना है और थोड़ा सा कंटिन्यू अपना थोड़ा अपने लेवल पे चीजों को काम करना है। सर वो जो विशाल जी का क्वेश्चन था वो ये था कि अगर वो जीएस और ऑप्शनल को गुजराती लैंग्वेज में लिखते हैं तो लैंग्वेज के वजह से उनके नंबर पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं मैडम, ऐसा नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे एक दोस्त है जैसे गुजराती में अच्छे नंबर आए। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपकी पकड़ अच्छी है और आपके पास छोटे मोटे रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो लैंग्वेज को आंसर राइटिंग में कोई इशू नहीं होता। क्योंकि गुजराती की अगर आपने जीएस का लिखा है तो गुजराती ही व्यक्ति उसको चेक करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है। सर ये विशाल जी का क्वेश्चन था वो जो आपको पहले समझ में हाँ नहीं आया तो हाँ आप हाँ, हम मैंने इसको हो सकता है विशाल जी सुन रहे हैं तो ये बात ध्यान रखना, आपकी लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका कंटेंट कितना दमदार है, आप प्रेजेंट कितनी दमदार से करते हो, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। और लैंग्वेज में सर ज्यादा रोल नहीं है। एक क्वेश्चन ऊपर छूट गया है, वो सिलेबस के बारे में पूछ रहे हैं, अनुज जी का क्वेश्चन है, उसको आप एक बार देख लीजिए। अच्छा अच्छा, एक मिनट। सर सिलेबस कैसे समझे? देखो अनुज जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, सभी जिसको ये डाउट है, सिलेबस को समझने के लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक काम तो एक साइड तो सिलेबस डाउनलोड करके रखो, और दूसरी साइड आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों के रखो। करना क्या है कि मान टॉपिक मतलब कोई हिस्ट्री का पहला टॉपिक है, मान लो ये कि भाई भारत की प्राचीन स्थापित कला, साहित्य कला, मूर्ति कला, ये सारी कलाएं इसमें, इनसे लेकर आपको एक कल्चर का टॉपिक जुड़ा हुआ है, आपको इतना देखना है। इसको देखने के बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जाना है कि क्या इन जो टर्मोलॉजी लिख रही है, इन टर्मोलॉजी में से किसी साल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया नहीं आया। आपको उसको पॉइंट करना है कि एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है। अगर 3 बार आया तो किस तरीके से आया, प्री में किस तरीके से आया, मेंस में किस तरीके से पूछा। तो थोड़ा सा इन चीजों पे आप काम करेंगे। देखो ये काम एक तो बोरिंग है, ध्यान रखना, बहुत बोर होते हैं इसमें, बहुत बोर होते हैं, आपको बिल्कुल मन भी नहीं करेगा कई बार कि क्या काम करें। लेकिन डेफिनेटली विश्वास करो, यदि आपने थोड़ा सा टाइम दिया, एक वीक का भी इस पे थोड़ा सा समझने पे, पढ़ने पे,
थोड़ा सा टाइम दिया तो ये आपकी तैयारी के 10 से 20 या 30% पार्ट को कंप्लीट कर दे। सबसे बड़ी जो कमजोरी होती है स्टूडेंट की, वो कमजोरी ये होती है कि उनको पता ही नहीं होता कि पढ़ना क्या है। पढ़ते तो जाते हैं, वो हिस्ट्री पढ़ लेंगे, पॉलिटी पढ़ लेंगे, लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे, दृष्टि के नोट्स पढ़ लेंगे, हमारे जो भी उसके पास फैक्ट है सब पढ़ लेंगे, लेकिन वो यूज करेंगे तब उनको पता होगा। तो इसलिए आपको इतना सा काम करना शुरू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपको सिलेबस, और सिलेबस को उस तरीके से समझना है आपको कि सवाल किस तरीके से आते हैं। फिर सिलेबस में आपको टर्मोलॉजी मिलेगी, वो टर्मोलॉजी का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप मान लें कोई सिलेबस में आपको जैसे संविधानवाद लिखा हुआ है, अब आपको संविधानवाद के बारे में पता नहीं है, तो उसको तुरंत गूगल पे सर्च करो, विकिपीडिया में जाओ, देखो ये है क्या। तो सिलेबस की टर्मोलॉजी, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीएस 1, 2, 3, 4 जो भी है आपका, सबकी टर्मोलॉजी है, उसको अच्छे से पता करो, उसको गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, उसका मतलब आप पता करो, तभी तो आप उसके बारे में समझ पाए। ठीक है ना? तो आप मेरे उत्तर को, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझ पाए ना, इस पे काम करो। अगर आपको उसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप फिर मिलो, कमेंट करो, हम उसको और आपको एक बार अच्छे से बता देंगे। ठीक है ना? इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूँ। अमृता सिंह जी ने पूछा है कि सर 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं वो, तो कितना टाइम लगता है तैयारी कंप्लीट करने में? सबसे पहले तो अमृता जी मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप वर्किंग है या आप प्रॉपर टाइम दे पा रही तैयारी, ताकि मैं उस हिसाब से इस चीज को बताऊं। अच्छा, वर्किंग में, तो अगर आप वर्किंग में हैं तो मोस्टली आपकी पढ़ाई के लिए आपको वीक में 5 घंटे मिल पाएगा, और वीक एंड में हो सकता है आप 10 घंटे भी कवर कर सकते, यदि आपका वीकेंड सैटरडे संडे है तो। सबसे पहले वर्किंग के दौरान जब आप तैयारी करते हो तो उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने खुद ने पर्सनली फील किया, क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन वर्किंग के दौरान ही, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको टाइम मैनेजमेंट करना होता है। और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपका ये काम है कि आप जैसे ऑफिस से आए, ऑफिस से आने के बाद चाय पीना, जो आराम करना, और तुरंत आपको पढ़ाई पे बैठ, यानी कि क्या होता है कई बार, जैसे मान लें मेरे पास 24 घंटे हैं पढ़ने के लिए, तो मैं हो सकता है 1 आध घंटे दोस्तों के साथ भी घूम सकता हूँ, हो सकता है 1 आध घंटे में घर वालों से बात कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 24 घंटे हैं, मैं 8-10 घंटे वैसे ही पढ़ के निकालूँ। लेकिन जो व्यक्ति वर्किंग में है उसके पास ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो उसको सबसे पहला काम करना है टाइम मैनेजमेंट। और यदि आप 5 घंटे भी डेली दे पाए तो मुझे नहीं लगता कि 1 साल से ज्यादा आपको पढ़ाई में टाइम, अगर आप 5 घंटे भी रेगुलर, बट इसके लिए कंडीशन आपकी ये है, इसके लिए आप कंडीशन जरूर ध्यान रखना। कंडीशन आपकी है कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू होनी चाहिए। जब तक कोई एक्सेप्शन नहीं आए, बहुत रेयर सिचुएशन नहीं बने, तब तक आपको अपनी पढ़ाई में बीच में ब्रेक नहीं देना। पहला काम तो ये करना, ठीक है ना? उसके अलावा आपको टू द पॉइंट पढ़ाई करनी है एक स्ट्रेटजी के साथ, क्योंकि यदि आप वर्किंग में है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बेकाम की चीजें भी पढ़ सकें। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सिलेबस पे टाइम करना है, उनको समझना है, उनको एनालिसिस करना है, और तब आपके माइंड को इस लेवल पे बनाना है कि आखिरकार मुझे पढ़ना क्या है। उसके बाद आपको तैयारी स्टार्ट करनी। तो 1 साल आपके लिए बहुत सफिशिएंट टाइम है, लेकिन कंडीशन यह है कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू होनी चाहिए, एक स्ट्रेटजी में होनी चाहिए, और रेगुलर फॉलोअप होना चाहिए, और रेगुलर उसका खुद अपने लेवल पे भी एवोल्यूशन करना चाहिए कि मैं सही डायरेक्शन में पढ़ रही हूँ या नहीं पढ़ रही हूँ। और इसके लिए रेगुलर जो टॉपिक क्लियर करें उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्री हो या मेंस को जरूर हल करना चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की मैं इतनी बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि दोस्तों टेस्ट सीरीज हो सकता है अपने लेवल पे क्वेश्चन बनाती है, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो इस बात का सबूत है कि उस कमीशन ने, चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, उसने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन वो आगे भी पूछ सकता है, उसकी लैंग्वेज भी इसी तरह की रह सकती है। तो इसलिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ पाई होंगी। यदि कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट कर सकते। 1 साल बहुत सफिशिएंट टाइम है यदि आपने अच्छी तैयारी करी। और यदि आप बिल्कुल भी जीरो आज यूपीएससी का यू भी नहीं जानती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप तब भी अच्छे से तैयारी कर सकती है। 1 साल आपके लिए बहुत सफिशिएंट टाइम होगा। इसके अलावा दीपाली जी का एक क्वेश्चन है कि सर ऑप्शनल को कैसे सेलेक्ट करें। देखो दीपाली जी, इसका एक वीडियो तो मैंने ग्रुप पे टेलीग्राम पे अगर आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अमृता जी आपका क्वेश्चन थोड़ा मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं इस क्वेश्चन को कवर कर लेता हूँ। जो क्वेश्चन है ऑप्शनल का कि ऑप्शनल हमें कैसे सेलेक्ट करनी है, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि सबसे पहले आपका माइंड सेट भी बना होगा पहले से कि मुझे किस टॉपिक, मतलब 3-4, मतलब मैं हिस्ट्री लेना चाहती हूँ, पॉलिटी लेना चाहती हूँ, इकोनॉमी, या हो सकता है आप इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की आप लेना चाहते हो। देखो ऑप्शनल में सबसे पहले जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट कई बार होता है वो ये होता है कि किसी स्पेसिफिक ऑप्शनल लेंगे तो ज्यादा नंबर आएंगे।
ये बात पूर्णतः तो सत्य नहीं है, हो सकता है कुछ परसेंटेज इसका सत्य भी हो, लेकिन पूर्णतः सत्य नहीं है। ध्यान रखना, कोई भी आप ऑप्शनल लो, यदि आपने उस ऑप्शनल को अच्छे से तैयार किया है तो ऑप्शनल आपके अच्छे नंबर ला सकती है। कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनके उस एक्स नाम के टॉप सब्जेक्ट में 2 से भी आए, और उसी दौरान उसी साल में कुछ ऐसे कैंडिडेट भी है जो 3 से भी पहुंचे। इसका मतलब यदि उस सब्जेक्ट का डिफॉल्ट होता तो उस कैंडिडेट के 300 नहीं आते, इसलिए सब्जेक्ट का सामान्यतः डिफॉल्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे पहले माइंड सेट बता दो कि स्पेशल सब्जेक्ट लूंगा जो मार्किंग ज्यादा कर सकते, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी हो सकती है, किस सब्जेक्ट में आप अच्छा प्रेजेंट कर सकती है, किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट भी है ज्यादा, जिसको आप लंबे टाइम तक पढ़ भी सके, अच्छे से पढ़ सके, और किस सब्जेक्ट के आप अच्छे से, मतलब कुल मिला के किस सब्जेक्ट वो चीजों को कवर कर सकते हैं सारे को, ये इस पे फोकस करना है। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि मैं 3-4 सब्जेक्ट है जो मुझे डाउट कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करना। 3 सब्जेक्ट अगर आपके पास है, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जाओ, सिलेबस के जाओ, उसको पढ़ो समझो, उसके बाद देखो कि 3 में से मुझे कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है, जिसमें ज्यादा प्रेजेंट कर सकते, उसके आधार पे आपको अपना ऑप्शनल चूज करना। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको हिस्ट्री ऑप्शनल चूज करना है, पॉलिटी ऑप्शनल चूज करना है, लिटरेचर चूज करना है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ आपको खुद को काम दूंगा कि आप खुद अपने लेवल पे काम करो, क्योंकि आपका माइंडसेट आपके आधार पर है, आपकी रुचि आपके आधार पर है, आपका इंटरेस्ट आपके आधार पर है, तो आप खुद अपने लेवल पे ही डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा चूज करना है। बट ध्यान रखना, उस सब्जेक्ट को चूज करना जिसमें आपकी समझ अच्छी हो, जिस सब्जेक्ट में आप अच्छा कुछ कर सकती हो, जिस सब्जेक्ट को आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकती हो, और जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि मैं थोड़ी और मेहनत करूं मैं और अच्छी हो सकती हूँ, उसी सब्जेक्ट को आपको चूज करना है। हर सब्जेक्ट आपको अच्छा नंबर ला सकता है, बशर्ते आपको अपनी सोच और अपनी समझ को अच्छे से करना, ठीक है ना। तो ये काम करना है आपको, और आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखना, सिलेबस जरूर देखना, उसके बाद आप उन सबको एनालिसिस करने के बाद डिसाइड करना है कौन सा चूज करना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ गुड अमृता। इवनिंग सर। हाँ हाँ, गुड इवनिंग। सर जैसे अभी प्रीलिम्स की जो प्रकृति बदल रही है, जिस हिसाब से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो सर उसको सर किस तरीके से टैकल करना है। सर लास्ट ईयर सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और मैंने सर काफी प्रिपरेशन भी की थी प्रीलिम्स की। 22 पर वाली सर में, एक तो 22 हाँ वाली में। सर, हाँ हाँ। हाँ सर, जो अभी लास्ट हुआ था, और ये सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो हम्म। जैसे सर एक तो सी सेट भी सर काफी मतलब सर मेरा सी सेट उसमें क्वालिफाई नहीं था, और सर जीएस में सर ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी। पर सर जिस तरीके से तैयारी की थी, और सर क्वेश्चन भी मतलब एलिमिनेट वगैरह भी सर काफी करने का प्रयास किया था, पर सर रिजल्ट सर उस तरीके से नहीं था। तो सर जो सर अभी जो पैटर्न जिस तरीके से बदल रहा है सर, उसको लेकर सर किस तरीके से करें, क्योंकि सर सारी स्टैंडर्ड बुक तो सर उसी तरीके से पढ़ रहे हैं, नोट्स भी पढ़ रहे हैं, पर जब सर सवाल आ रहे हैं उस तरीके से, तो सर उनको करने में काफी दिक्कत हो रही है। तो सर उस ठीक है, पर सर थोड़ा सा सुझाव दें। तो मैडम ये बात तो सही है कि इस बार 2022 का अगर मैंने पेपर देखा था तो 2022 के पेपर में इन्होंने क्या कर दिया कि कई जैसे आपको 1 2 3 1 2 1 2 ऐसे करके देते थे, इस बार इन्होंने दे दिया 1 सही 2 सही 3 सही 4 सही, ठीक है ना। तो एक तो 6 से 7 क्वेश्चन इस तरीके का है, इन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान किया है लगभग, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन पार्ट जो हमारा बनता था, जो हथियार था हमारा, वो यहाँ ज्यादा फेल हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये तो यूपीएससी है, कुछ भी कर सकती है, ऐसी कोई फिक्स गारंटी नहीं है। आपको करना क्या है, जब भी देखो कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छी तैयारी करते हैं और हो सकता है उस हिसाब से हमें रिजल्ट नहीं मिलता, तो थोड़ा सा इसमें आपको ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने एक साल अच्छी से तैयारी करी, उस साल आपको रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकती है। तो तैयारी कभी भी आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। दूसरा काम आपको ये करना है कि देखो पैटर्न तो चेंज होगा, पैटर्न कल के जाके यूपीएससी प्री के क्वेश्चन हो सकता है ऐसे दे दे जो आपको अलग ही तरह के लगे। चाहे 2020 में जब एकदम से हमने पेपर देखा प्री का, उसके एकदम से अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए, जो 19 में अलग थे, 16-17 में अलग थे प्री के क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, देखो आपको हमेशा तैयारी करते टाइम एक चीज ध्यान रखनी है कि सिलेबस को इस तरीके से कवर करो कि उसके सारे पहलुओं पे आप जा सके, सब तरीके से उसमें आप कनेक्ट कर सके। इसके लिए आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे भी ज्यादा फोकस करो। हमारा क्या गलती होती है कि कई बार हम फिर जैसे 2016 17 18 में क्या हुआ था, करंट पे ज्यादा आता था, हम करंट को लेकर के ही बैठ गए, लोग करंट पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं, करंट को ही ज्यादा पढ़ रहे हैं, स्टैटिक पार्ट को हम बिल्कुल ही भूल गए, ठीक है ना। तो इसलिए हमें सबसे पहले है कि स्टैटिक पार्ट को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। कभी भी आपको प्रिडिक्शन नहीं करनी है कि इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं, इसको ज्यादा नहीं आ सकते, ठीक है ना। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो? जी सर। हाँ, थोड़े डॉग्स की ज्यादा वो आ रही है, तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको। तो हाँ सर, सबसे कोई पहले दिक्कत नहीं है सर। हाँ, सबसे पहले आपको ये है
कि कोई भी टॉपिक पढ़े उसके सारे पहलू से जाना। कभी प्रिडिक्ट मत करना कि इस साल इससे आ सकता है, इस साल इससे आ सकता है। मेरा काम है कि मुझे मेरे सारे सिलेबस के सारे पहलुओं से जाना। अब होता क्या है, सेकंड चीज ये होती है कि हम क्या है कि एक अलग माइंड सेट में जाते हैं एग्जाम हॉल में, और अचानक से दूसरे माइंड सेट से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ दिया, तो वो हमें ऐसा लगता है कि अब हम क्या करें। तो मैडम एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने पहली बार दिया इसलिए आपको एक चीज लगी होगी कि आपको एकदम से अलग लगा होगा पेपर हो जाता, एकदम ऐसा लगा होगा मैंने इतना पढ़ा क्या हो गया, डेफिनेटली आपको ऐसा फील हुआ बिल्कुल होगा एग्जाम हॉल में जाके, ठीक है ना। सर, जो लेकिन भी एक सर चीज वहाँ ध्यान, पे नॉलेज थी सर वो एप्लीकेबल नहीं हो पा रही थी। उसका एक चीज ध्यान रखना, जब आप गए हो तो आप थोड़ा सा, जब भी आपके सामने कभी भी किसी भी एग्जाम में ऐसी सिचुएशन आ जाए, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, अपने आप को खोना नहीं है। क्योंकि हमारा माइंड जैसे ही मैंने मान लिया बहुत अच्छी तैयारी कर गया, बहुत सारी बुक पढ़ी, नोट्स पढ़ी, अचानक से गया एग्जाम हॉल में, पहले 5 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो मिले ही नहीं मुझे कहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करा। थोड़ा सा धैर्य रखो। देखो अगर आपने तैयारी अच्छी करी है और आज आप उस 2022 के पेपर को निकाल के देखेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से हल कर देंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो आखिरकार क्या सिचुएशन थी कि दो एग्जाम हॉल में हम उसको हल नहीं कर पाए, उसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये था कि हमारा जो माइंड सेट है उस लेवल पे काम नहीं कर पाया, जो चीज हमने पढ़ी थी उसको कनेक्ट नहीं कर पाए। नहीं, ऐसा 2022 का क्वेश्चन हो चाहे कहीं से हो मैडम, मैं आपको एक दिन 2022 का पेपर भी लाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से आपने चीज ये क्वेश्चन पहले से पढ़ा हो, या ये टॉपिक आपने पहले से पढ़ा हुआ, वो चीज आपने पढ़ी है। लेकिन देखो मैंने अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ाया है या आपने पढ़ा है, तो हो सकता है कि मैं उसके 500 पॉइंटों पे 10 पॉइंटों पे नहीं गया हूँ, लेकिन यूपीएससी ने हो सकता है कि 11वें पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लिया हो, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी पढ़ो उस टॉपिक को एकदम टू द पॉइंट 100% श्योरिटी के साथ पढ़ो। सेकंड चीज, अगर आप पे कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा, थोड़ा अपना माइंड सेट भी यूज करना चालू करो कि हो सकता है कि ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्री का मैं गारंटी नहीं दूंगा, प्री बहुत बदलती रहती है, डायनेमिक होती है, पता नहीं इस बार क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट टाइम बहुत ज्यादा करंट के क्वेश्चन दे दें, और करंट के क्वेश्चन भी ऐसे दे दे जो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन यदि आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो 50 से 60 क्वेश्चन आपको पास करवाने में सफल है। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी है, जो भी नॉलेज आपके पास है, उसको एग्जाम हॉल में यूज करने की कोशिश करो, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो, तब जाकर के ही ये प्री आपकी निकल पाएगी। नहीं तो आप कितना ही बुक पढ़ लो, अगर आप यूज नहीं कर पाए एग्जाम हॉल में जाके तो कोई फायदा नहीं। अब आपका जो डाउट है 2022 के क्वेश्चन को 2020 के क्वेश्चन को लेकर के, तो एक वीडियो में लेके आऊंगा, उसको जरूर देखना आप, कि मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आप कैसे सिलेबस में से कर सकते थे, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिलेबस में आप कर सकते थे, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा आपको एक चीज प्रैक्टिस, अब आप खुद ही जाके 2-3 साल के क्वेश्चन को देखना, थोड़ा सोचना कि मैंने इतना पढ़ा है, क्या मैं सच में मुझे ये टॉपिक आता नहीं था, क्या मैं सच में इस टॉपिक को नहीं जानती थी, ठीक है ना। तो इस पर थोड़ा सा मैडम काम करो आप, ठीक है ना। सभी, अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है तो थोड़ा सा इस लेवल पे काम करो कि क्या मेरे पास, मैंने पॉलिटी के सारे टॉपिक पढ़ लिए। आप ये बताओ, यदि आपने पॉलिटी के सारे टॉपिक पढ़ लिए तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो इस टॉपिक से बाहर चला गया, नहीं था। हो सकता है उसने दूसरे तरीके से पूछ लिया। जैसे हम एडवोकेटों के बारे में ज्यादा पढ़ते नहीं थे, हम एडवोकेट महाधिवक्ता के बारे में पढ़ रहे हैं, हम अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार हुआ क्या था, उसने एडवोकेट को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो एडवोकेट को लेकर के जो क्वेश्चन आया था, हो सकता है वो आपको पता नहीं हो, लेकिन एक आपका कॉमन सेंस भी वहां लेवल पे काम करेगा यदि आपने थोड़ी सी चीजों को अच्छे से पढ़ा हो तो, ठीक है ना। तब उसमें इतनी सारी चीजें करनी पड़ेगी, तब जाके थोड़ा हो सकता है कि आप बदलते हुए पैटर्न में आप अच्छे से किसी भी तरह के क्वेश्चन आओ, आप अपने आप को सक्षम पाएंगे करने के, ठीक है मैडम। तो थोड़ा सा देखना कि कौन से क्वेश्चन है जो आपको इस तरह की दिक्कत खड़ी कर रहे हैं। जी सर। सर मैंने प्रीवियस ईयर के सर जो पेपर्स थे सर उनको मैंने मिला के सर उसमें कुछ कोर पॉइंट भी इस बार मैंने बनाए हैं, ताकि सर इस बार जब प्रीलिम जब 2 से 3 महीने जब रह जाता कि सर उनको बार बार रिवीजन करके और मतलब सर उसको किया जा सके। और सर दूसरी चीज़ सर टेस्ट सीरीज से संबंधित है, जैसे सर टेस्ट सीरीज और जो सर यूपीएससी का जो पेपर आ रहा है सर उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। तो क्या सर हम मतलब प्रीलिम की टेस्ट सीरीज को सर स्किप कर सकते हैं? मैडम क्या होता है, मैं अब इसको बता देता हूँ। मैं हर बार एक चीज बोलता हूँ कि अपने आप को सही मूल्यांकन करना है तो उसका एक हथियार है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपकी टेस्ट सीरीज बनाऊं, चलो मान लिया कल से हमारे चैनल टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाने लगे। लोगों का माइंड सेट क्या है, मैं एसएससी की तैयारी करी उस दौरान ही मुझे ये पता था, मैं यूपीएससी की तैयारी करी तो मुझे इस दौरान ही पता है, तो मुझे कंपटीशन की इन सारी चीजों के बारे में बहुत सारा पता था। होता क्या था, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, मैं अगर आपको कोई चीज मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे मार्केटिंग करनी है तो मैं तब क्वेश्चन ला के आपको टेस्ट सीरीज में डाल दूंगा। बच्चों का माइंड सेट क्या होता है कि नहीं, तब क्वेश्चन आया है, अच्छी होगी इसकी टेस्ट सीरीज, हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से पूछे।
ये जो माइंडसेट है ना, ये सारी टेस्ट सीरीजों की इन्होंने पूरी बाट लगा रखी, सारी टेस्ट सीरीजों को इन्होंने खराब कर रखा है। जितनी भी आप बताओ, जितनी भी टेस्ट सीरीज आ रही है अपने लेवल में एकदम डिफरेंस हो जाती है, उनका पैटर्न, उनकी लैंग्वेज एकदम डिफरेंस हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों को चाहिए ऐसा। तो टेस्ट सीरीज को मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इग्नोर कर दो, आपको मूल्यांकन करने के लिए करना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए करनी है आपको टेस्ट सीरीज, ठीक है ना? क्योंकि आपने कितना ही पढ़ा हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सब चीजें नहीं पढ़ पाते। इसलिए मैं बोलूंगा कि विजन की, अदर कोचिंग की आप जब टेस्ट सीरीज दो, उसमें एक तो दो काम हो जाएंगे। एक तो आपने जो पढ़ा है उसका आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, दूसरा अगर आप पे कोई सिली मिस्टेक हो रही है तो उसको आप सही कर पाएंगे, और तीसरा आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके सॉल्यूशन में मिल जाएगी। तो इसलिए टेस्ट सीरीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे वो किसी भी कोचिंग की। लेकिन हाँ, टेस्ट सीरीज का पैटर्न यूपीएससी के मैच कर पाए पॉसिबल कभी नहीं हो पाए, क्योंकि टेस्ट सीरीज का अपना अलग फंडा है, यूपीएससी का अपना अलग फंडा। तो अपने आप को, कोई भी अपने आप को अगर आप इवोल्यूट करना चाहते हो तो यूपीएससी के या स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ ही अपने आप को मूल्यांकन करें, ना कि किसी टेस्ट सीरीज में। और इसके लिए आपसे यही कहना चाहूंगा कि यदि आपके टेस्ट सीरीज में 50 नंबर भी आ रहे हैं, जैसे बीजन की टेस्ट सीरीज सैटरडे संडे लगती है अभ्यास नाम से, इतना टफ बनाते हैं यूपीएससी ने आज तक पेपर ही नहीं दिया होगा। क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो तो आपको सबसे रेयरेस्ट सिचुएशन के लिए तैयार करते हैं। लेकिन हमें क्या लगता है कि जब हमारे उसमें 70 क्वेश्चन, जैसे मैंने कई ऐसे देखे हैं कि नॉर्मल टेस्ट सीरीज देता है यूपीएससी वगैरह की या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करता है, तो उसके क्वेश्चन के 110 120 बन जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जिन्होंने संडे को जो पेपर लगता है वो अभ्यास नाम का, उसमें 40 45 तक पहुंचे। अब बताओ, जो व्यक्ति 120 पे था वो 40 पे आ गया, उसका डिमोरलाइज होना तो पॉसिबल ही, वो 100% डिमोरलाइज होगा, वो 100% नेगेटिव जाएगा। तो ऐसी चीज करें क्यों हम? ठीक है, तो कभी भी टेस्ट सीरीज को नंबर के आधार पर कैलकुलेट मत करो। कोशिश करो कि मैंने जो क्वेश्चन किया है उसमें गलती क्यों हुई है, क्या सिली मिस्टेक है, क्या इन्फॉर्मेशन कमी है, उस चीज के लिए आपको टेस्ट सीरीज यूज करनी है। ठीक है ना? बाकी आपका काम करेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है ना? जी सर प्रीवियस ईयर के प्रश्न तो सर मैंने मतलब कई बार लगाए हैं। जैसे सर लास्ट प्रीलिम्स के सर पहले भी सर उसको कई बार मतलब मैंने लगाया भी था, फिर रिवाइज भी काफी किया, और सर विजन के भी सर लगाए थे। बट सर अभी इस बार प्रीलिम्स देने के बाद ये लगा कि मतलब दोनों में बहुत फर्क आ जा रहा है, टेस्ट सीरीज और एग्जाम। डिमोरलाइज आपको आपको आ गया होगा। मैडम एक बात मैं फिर बता रहा हूँ कि कोई भी चीज क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आपको थोड़ा सा, देखो हर कोई व्यक्ति अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पेपर करता है, हर कोई उसी टेस्ट सीरीज को अलग अलग तरीके से देता है। लेकिन कई बार कुछ व्यक्ति, कोई बार आपको इस तरीके से उसको यूज करना है कि मुझे एग्जाम हॉल में काम आ सके। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दो तो उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तक ही सीमित मत रखो, उसको एक चीज से दूसरी से कनेक्ट करो, तीसरी से कनेक्ट करो। अगर मान लो उसने कोई क्वेश्चन पूछा है तो ये सही, तो मान लो उसमें बी ऑप्शन है, बट ये गलत क्यों, डी गलत क्यों, सी गलत क्यों, इन पे भी काम करो। ठीक है ना? इस तरीके से सॉल्व करो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। मैं एक वीडियो लिस्ट 10-5 क्वेश्चन को लेकर के मैं एक वीडियो ला सकता हूँ, उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, तब जाके आपको यूज पता लगेगा उसका। करने का तरीका भी एक इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो लोग कितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पढ़ते हैं, आप, मुझे तो याद नहीं होंगे, कई दोस्तों को तो मेरे को डायरेक्ट बताया कि 2020 में 22वें नंबर का सी सीरीज में से ये क्वेश्चन आया था। अब ये बताओ उनका तो क्या हो सकता है, इतना पता है उनको 2022 में सी सीरीज में 22वें नंबर का क्वेश्चन ये था। अब वो व्यक्ति तो उसको पूरा याद है, लेकिन वो व्यक्ति भी जाके एग्जाम में गिर जाता है। उसका रीजन क्या है? तो उसको इतना पता जरूर है, बट वो उसके बारे में ज्यादा डीपली से समझ नहीं पाया कि ऐसा क्वेश्चन आया तो उसके अदर ऑप्शन क्या थे, अदर ऑप्शन ऐसे क्यों थे। तो इसलिए थोड़ा सा उन पे काम करो। ठीक है ना? तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करो तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तक ही सीमित मत रखो। अगर एक्स नाम के टॉपिक का कोई क्वेश्चन आया तो इसका मतलब एक्स नाम के टॉपिक की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे उस टाइम माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए, तब जाके आपका वो काम खत्म होगा। ठीक है ना? इन चीजों पे थोड़ा काम करो, थोड़ा सा अपने जो नॉलेज इन्फॉर्मेशन है उसको डायनामिक करो, इंटरलिंक करो, थोड़ा सोचो। पढ़ने पे काम मत करो, थोड़ा सोचने पे भी काम करो, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। डेफिनेटली इस बार डेफिनेटली मिलेगा यदि आपने इन चीजों पे काम किया। जी सर। सर जो 1 सितंबर से जो सर क्लासेस चालू हो रही हैं, तो सर उसको अपनी पढ़ाई में मतलब सर इस तरीके से इम्प्लीमेंट करें ताकि सर उसका जो एक बेस्ट यूज हमें अपने आने वाले अटेम्प्ट में मिल सके। सर उस पर एक बार बता दीजिए। मैडम एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट करो, थोड़ा मेरा ध्यान नहीं था उसमें। सर अभी जैसे टेलीग्राम पे सर वो मैंने देखा था कि जो 1 सितंबर से जो सर महा सीरीज की जो सर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो सर उसको सर जैसे हम अपने प्रीलिम्स या मेंस में सर किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि सर उससे जो कमियां हो रही हैं उसको कम की जा सके और सर आने वाले अटेम्प्ट में सर उसका एक बेस्ट यूज किया जा सके। सर उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दीजिए। देखो मैडम, एक तो आप मतलब सभी के लिए ये बात
कि जैसे हम उसमें कोशिश क्या कर रहे हैं, हम उसमें देखो उसमें एक दो चीज आपको मिली नहीं होगी, हम एक दो चीज और कर रहे हैं उसमें। एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के 10-10 या 15-15 क्वेश्चन के वीडियो आपको दिए जाएंगे, और उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। एक तो क्या होगा कि टॉपिक तो हमारे चलते रहेंगे, जैसे पॉलिटी का टॉपिक है, मान लो मैंने पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर आपको दे दिया, उस लेक्चर में 1 घंटे के दौरान आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी, ठीक है ना। उसके बाद मान लें जैसे टॉपिक खत्म हो, देखो टॉपिक खत्म होने से पहले वो काम मत करना, टॉपिक खत्म हो 2-3 वीडियो में, उसके बाद उस टॉपिक से आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जाना। कोशिश हम करेंगे कि उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको साथ में करवाए, लेकिन आप अपने लेवल पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना, फिर ये करना, मेंस के आंसर राइटिंग की कोशिश करना। और यदि उसके बावजूद भी आप उसको पढ़ने के बाद अपने आप को असक्षम पाए, तो संडे के दिन जब हम लाइव आएंगे तब आप उसको डाउट को पूछना। मैं आपको उस टॉपिक में पढ़ाए हुए क्वेश्चन, मतलब टॉपिक में पढ़ाई हुई चीज को आपके उस क्वेश्चन के साथ लिंक करके बताऊंगा कि इसका आंसर आपको इस तरीके से करना चाहिए था, मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो चीज हम करेंगे इसमें साथ में, इतनी सारी चीजें हम साथ में लेके चलेंगे, तो उससे क्या है कि आपको बहुत सारी चीजें इसमें कवर हो जाएगी। इसमें हम डेली मतलब वीक में 4 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, लेकिन इस बहाने हो सकता है कि आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। तो डेली लिखो, मुझे भी इसमें फायदा हो जाएगा कि मुझे अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग इन्फॉर्मेशन मुझे देखने को मिल जाएगी, तो मेरी तैयारी भी इसमें योगदान देगी। तो वो सारी चीजें इसमें करेंगे, तो आप वीडियो देखना, उसके साथ जैसे टॉपिक खत्म हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खुद करना, और जब आपको लगे कि नहीं हो रहा तो पूछना कि सर मैंने पढ़ लिया, इसके बाद में सक्षम नहीं है, तो हम उसका डाउट आपको बताएंगे और हम आपको लिंक करके बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा अपना माइंड सेट थोड़ा सा उस लेवल पे रखना जिस लेवल पे मैं उस वीडियो में हो सकता है उस बात को कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। मैं कैसे उस चीज को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, उस चीज को जरूर ध्यान रखना, ठीक है मैडम। ओके सर। हाँ, जी अब सर। मैं ओके, और किसी का डाउट आप में से थैंक यू सर। जिन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा वो भी क्वेश्चन पूछ ले, और मतलब हो सकता है किसी एक टाइम ज्यादा लग जाए तो। और यदि किसी का क्वेश्चन का मैंने, अच्छा एक मैडम ने क्वेश्चन पूछ रखा है, मैं उसका आंसर नहीं दे पाया, अमृता सिंह जी ने, कि मैडम सर स्टार्ट कैसे करें, यही समझ में नहीं आता मैडम, स्टार्ट कैसे करें इसका। एक मैंने हर बार एक ही चीज बोलता हूँ, सिलेबस उठाओ, प्रीवियस के क्वेश्चन उठाओ, उनको समझो, 1 वीक उनमें टाइम दो, 2 वीक उनमें टाइम दो, टाइम देखने के बाद एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी उसके बाद पढ़ो, और कोई भी टॉपिक जब पढ़ो तो उसमें एक चीज ध्यान रखना, क्या है ये टॉपिक, क्यों है ये टॉपिक, और कैसे है ये टॉपिक, और मेरे लिए ये टॉपिक कहाँ काम आएगा, प्री में कहाँ काम आएगा, मेंस में काम आएगा, ऐसे में कहाँ काम आएगा, और मेरे ऑप्शनल में कहाँ काम आएगा। इतना सारी चीजें उस टॉपिक के बारे में जान जाएंगे, वो टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रीवियस के क्वेश्चन पे जाओ, उस टॉपिक से रिलेटेड चीजें हैं उनको सॉल्व करो, और फिर देखो कि मैं इसका उत्तर दे पाई या नहीं दे पाई। 50% आप उत्तर दे पाई, 50% नहीं दे पाई, फिर दोबारा आओ अपने टॉपिक पे कि 50% का उत्तर मैं क्यों नहीं दे पाई, इसका मतलब मैंने इस टॉपिक के बारे में आधी जानकारी है, तो उस जानकारी को फिर पूरा करो। इस तरीके से आपको स्टार्टिंग करनी है। समझ पाई मैडम आप? अच्छा, ये सिलेबस के बारे में फिर से समझा देता हूँ मैं आपको मैडम। सिलेबस के बारे में फिर से बोल रहा हूँ, देखो एक तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ओपन करना है, दूसरा आपको सिलेबस है उसको ओपन करना है, 2 आपको चीजें आपके सामने रखनी है। पहले टाइम आपको इतना सा काम करना है कि नंबर 1 टॉपिक है जीएस फर्स्ट का, नंबर 1 जो सिलेबस है उसमें से 5 साल में कितने प्री के क्वेश्चन आए, कितने मेंस के क्वेश्चन आए, और किस तरीके से आए, ये आपको समझना है थोड़ा सा। सेकंड चीज, आपके सारे सिलेबस के बारे में, जो आपका सिलेबस है सारा, उस सारे सिलेबस के बारे में जो टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। नहीं समझ में आता गूगल पे डालो, नहीं समझ में आता यूट्यूब पे डालो, एक बार ये काम करो आप। अगर आपके सिलेबस समझ नहीं है ना, पहले ये काम करो, उसके बावजूद भी मैडम अगर आपको समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे, या आप हो सकता है कि आप हमारे कमेंट में भी कमेंट कर देना, वहां भी मैं आपको दोबारा उसको और अच्छी तरीके से बता दूंगा। पहला आप काम इतना सा करो जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है मैडम, मतलब मैडम या सर जो भी है। और अमृता जी को मैंने बता दिया। इसके अलावा किसका क्वेश्चन बचा हुआ है? सॉरी अगर मैं क्वेश्चन भूल गया हूं तो आप एक बार मुझे रिमाइंड करवा देना, मैं पढ़ रहा हूँ उसमें। एक अनुज का है, सर एक बार अच्छे से फिर से समझा दो कि कैसे सिलेबस, हाँ ये मैंने बता दिया है। और इसके अलावा मंथली मैगजीन कौन सी ले, एक क्वेश्चन है आलोक शुक्ला जी का कि मंथली मैगजीन कौन सी ले। देखो आलोक शुक्ला जी, आपसे आप कोई भी मंथली मैगजीन ले सकते हैं, दृष्टि की भी बढ़िया रहती है, विजन की भी बढ़िया रहती है, लेकिन अगर आपको लगे तो विजन की भी आप फॉलो कर सकते, कोई भी करो, लेकिन ध्यान रखना करना अच्छे से उसको।
मैं फिर बता रहा हूँ, किसी भी बुक में, किसी भी कोचिंग में, किसी भी नोट्स में कोई डिफॉल्ट नहीं होता। डिफॉल्ट हम उसको कितना यूज करते हैं इसमें होता है। तो हमें कोशिश करनी है कि जो भी पढ़ना है उसको कितना यूज करना है हम पे डिपेंड करता है, ये आपकी सोच पे, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपको खुद पे काम करना होगा। आप कोई भी रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं, एक दो, वो रिसोर्सेज ही आपको सक्सेस दिला देंगे, बशर्ते आपको खुद के लेवल पे काम करना होगा। अच्छा, ये शैलेश जी का क्या क्वेश्चन है, उसको रिपीट कर दो एक बार। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मन बनता है कि एग्जाम हॉल में उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और गलती ज्यादा होती है। अच्छा, चला, होता क्या है, एक बार क्वेश्चन दोहरा दो आप शैलेश जी। समझ गया, मैं समझ गया। क्या होता है कि आपका क्वेश्चन ये है कि आप एग्जाम हॉल में ज्यादा क्वेश्चन कर देते हैं और गलत हो जाते हैं, नेगेटिव ज्यादा चली जाती है, ठीक है ना, यही क्वेश्चन है ना आपका। तो मैं अगर कोई किसी का भी ये क्वेश्चन है तो उसको एक चीज ध्यान रखनी कि देखो, अगर आपको लगता है, एक तो एक ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन के बारे में आपको बिल्कुल ही हवा नहीं है उसको टच तो नहीं करना। और विशेषकर वन लाइनर वाला कोई क्वेश्चन जिसके बारे में आपको बिल्कुल हवा नहीं है, कोशिश करना कि उससे एक तो बचना, इस पर तो थोड़ा कंट्रोल करो, ठीक है। दूसरी चीज, जिस क्वेश्चन में आपको एक दो एलिमिनेट हो रहे हैं उसको छोड़ना भी नहीं, ये भी ध्यान रखना, उसको भी करके आना है। तो 5 से 7 क्वेश्चन तो वन लाइनर ऐसे आएंगे, एक जो क्वेश्चन बिल्कुल हवा नहीं लगेगी, तो आप 100 पे नहीं पहुंचेंगे। सेकंड, देखो, दो तरह का फॉर्मेट होता है इसमें भी। यदि आपको लगता है कि आपकी एक्यूरेसी सही नहीं होती, कितना भी प्रैक्टिस कर लो, आपकी एक्यूरेसी में ये है कि 10-20 सवाल गलत हो जाते हैं, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट ज्यादा करने, ठीक है। एक तो ये जाना, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, उनको नेगेटिव से बचना चाहिए, उनको ऐसे क्वेश्चनों से बिल्कुल बचना चाहिए जो उनको बिल्कुल ही नहीं आता। तो ये दोनों पॉइंटों को ध्यान रखना है। और थोड़ा सा जब आपसे ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं तो आप यहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस करो घर के अपने लेवल पे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो कि अगर का कौन सा पॉइंट है जो मुझे ज्यादा अट्रैक्ट कर देता है क्वेश्चन करके, उस पर भी थोड़ा काम करो, ठीक है ना। तब जाके आप समझ पाएंगे कि इनको कैसे कंट्रोल करना है। तो जो तो बिल्कुल नहीं आता उसको तो बिल्कुल ही टच नहीं करना है। अच्छा, ये एक एंथ्रोपोलॉजी के हिंदी मीडियम में नोट्स, मैडम इसमें मैं कर रहा हूँ कॉन्टेक्ट, अगर के एक दोस्त है मेरा तो उससे हो नहीं पा रहा, अगर जैसे कॉन्टेक्ट हो पाएगा मैं आपको बता दूंगा, और नहीं तो मैं आपको कोई लिंक या कोचिंग का लिंक जरूर बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा टाइम, थोड़ा सा बस। और किसी के क्वेश्चन है किसी का? सर ये सोर्स के बारे में पूछना था। किस दोस्त, मतलब किस टाइप में? जैसे सर मेंस में जीएस 1 में जो सर भारतीय समाज है, भारतीय समाज में सर हर साल अच्छा खासा वेटेज होता है, पर हम सर उसके एक रेडी टू यूज कोई मटेरियल या बुक्स या कोई किसी कोचिंग के नोट्स वगैरह नहीं है, तो उसके लिए सर हम कैसे तैयार करें? देखो, सोशल इशू के जो सही बोल रहे हो, सोशल इशू आपका जीएस फर्स्ट का एक ऐसा पार्ट है जिसमें नंबर आप अच्छे ला सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। उसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आपको करना क्या है, एक तो सोशलॉजी की बुक होती है 11th और 12th में एनसीईआरटी, उसमें से हर ओके। टॉपिक, पूरी किताब को नहीं पढ़ना है, उसमें से पूरी किताब को नहीं पढ़ना है। आपको करना है यूपीएससी के सिलेबस को खोलना है, या स्टेट पीसीएस का जो भी आपका सिलेबस है उसको खोलना है, और उसके टॉपिक को मिलाना है कि मेरे कौन कौन से टॉपिक है, इंडेक्स में जाकर के उन टॉपिक को टिक कर लेना। पूरा नहीं पढ़ना, क्योंकि उसमें पूरी बेकाम की चीजें भी है, इसलिए मैं पूरा पढ़ने के लिए मना करता हूँ। यस सर, एक तो आपको यस ये सर। था। सेकंड, अगर आप विजन दृष्टि की भी सोशल इशू के नोट्स देखेंगे ना, वो भी इतने सक्षम है कि आपको उस टॉपिक को क्लियर करा दे। देखो, सोशल इशू के नोट्स क्या होते हैं, ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा हुआ, ठीक है, यस सर। सांप्रदायिकता से जुड़ा हुआ, धर्मनिरपेक्षता से जुड़ा हुआ, क्षेत्रवाद से जुड़ा हुआ। तो इन टॉपिकों के बारे में, एक एक टॉपिक के बारे में, ये टॉपिक क्या है, क्यों है, क्या चैलेंजेस है, क्या इशू है, सरकार क्या कर रही है, मैं क्या कर सकता हूँ, आगे क्या कर सकते हैं, इतने डायमेंशन जब आप उस टॉपिक के डिस्कशन कर लेंगे, क्वेश्चन कैसा भी आप उसको गलत कर ही नहीं सकते इन सबसे। और एक और चीज, आपको जो विजन की मेंस की मंथली मैगजीन भी आती है, मतलब मेंस की यस, या यस सर। मंथली मैगजीन में सोशल इशू का कोई टॉपिक आया तो उससे संबंधित अच्छा। फैक्ट, इंडेक्स, रिपोर्ट, इनको भी कलेक्ट करके आपके नोट्सों में लगाओ। ये इतना सा काम कर लो बस, कोई किताब में अलग से पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा सोशल इशू के लिए। आप हम्म। इतना भी कर लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। सर जो भारतीय समाज एक एनसीईआरटी की किताब स्पेशली भारतीय समाज नाम से आती है, वो भी वो पढ़ सकते हैं, उसमें भी देखो, आपको करना क्या है, कोई भी टॉपिक किताब पढ़नी है ना, एक साइड आपका सिलेबस जरूर खोलना है, और दूसरी साइड हम्म, एनसीईआरटी के टॉपिक का, एनसीईआरटी जो इंडेक्स, मतलब एक तो आपका सिलेबस है, ये एनसीईआरटी की बुक हम्म, है, उसमें इंडेक्स को हम्म। देखना, इंडेक्स में मैच करना कि मेरे सिलेबस का कौन सा पॉइंट जुड़ा हुआ है, उसी को पढ़ना है, बाकी मुझे कोई ज्ञान नहीं लेना, ठीक है ना। ओके सर। इतना काम कर, जब भी कोई भी किताब की
कोई भी चीज आप पढ़ो इस तरीके से पढ़ो सेंस करके कि आप मेरे लिए काम की क्या। हाँ, इसके अलावा एक क्वेश्चन है सी सेट के लिए भी कोई सीरीज, देखो सी सेट के लिए मैं क्या करूंगा इसमें, सी सेट का थोड़ा सा हम थोड़ा देरी से लेंगे, इसको थोड़ा दिसंबर से लेंगे। एक दो वीडियो मेरे पड़े हुए हैं इसमें। सी सेट हम क्या करेंगे, कुछ स्पेशल टॉपिक होंगे, और स्पेशल टॉपिक जैसे मैथ और रीजनिंग के स्पेशल टॉपिक होंगे, और स्पेशल टॉपिक को आपको सीजीएल वाली, जो मैंने सीजीएल की जो मेरे पास ट्रिक्स हैं, जो मैंने सीजीएल यूपीएसएससी के दौरान यूज की थी, उन ट्रिक्सों को आपके साथ शेयर किया जाएगा। आप बहुत अच्छे तरीके से कम टाइम में अच्छे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो सी सेट में मैथ और रीजनिंग को उस तरीके से हम कवर करेंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी जरूर देखेंगे। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 5 साल के भी आप अच्छे से हल करके चले गए ना, तो सी सेट आपको निकलवा देगी। हाँ, सी सेट में किसी की टेस्ट सीरीज के चक्कर में ज्यादा मत फंसना, क्योंकि टेस्ट सीरीज इतनी ज्यादा टफ बना देते हैं कि आपको डिमोरलाइज कर देते। आप 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सी सेट में अच्छे से पढ़ के जाना, समझ के जाना। और रहा बात कंप्रीहेंशन का, तो कंप्रीहेंशन का मैं आपको 5 तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, और 5 तरह के क्वेश्चन आपको लगभग उस तक पहुंचा देंगे जो आपको पास होना है, पास होने तक पहुंचा देंगे। लेकिन आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरीके से हम आपको बताएंगे, उस तरीके से उनका इंप्लीमेंट आपको करना है, उनका यूज आपको करना है। ऐसा नहीं कि मैंने चीज पढ़ा दी आप यूज नहीं कर पाए, बाद में बोले सर आपने तो बताया था हमें तो सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, आपको यूज खुद को ही करना है, एग्जाम हॉल में जाके आपको खुद को काम करना होगा। हाँ, ये बात सही है कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है, जो भी मतलब कोई चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, किताब कितनी इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सिलेबस के बाद ही पता चलेगा। और ये इंपॉर्टेंट के लिए ही हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखने, हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए भी देखने हैं कि मैं जो चीज पढ़ूं उसका कितना उसमें से निकाल पाऊं। क्योंकि जैसे मुझे पता है कि अखबार की ये खबर काम की है, तो मेरा माइंड सेट उसी लेवल पे काम करेगा। लेकिन यदि मुझे पता ही नहीं कि मेरे लिए काम की क्या है, तो मैं हर खबर को पढ़ता जाऊंगा। पॉलिटिकल खबर आ रही है उसको भी पढ़ लूंगा, बेकाम खबर आ रही है उसको पढ़ लूंगा, ऐसे सारा दिन में किसमें निकाल दूंगा, न्यूज़पेपर में निकालना। इसी प्रकार से यदि आपको पता नहीं यूपीएससी के सिलेबस या स्टेट बीसीएस के सिलेबस या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में, तो क्या करेंगे, आपको हर लाइन इंपॉर्टेंट लगेगी, हर लाइन को आप हाईलाइटेड करेंगे किसमें, एनसीईआरटी में। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का जरूर ध्यान रखना। अमृता जी, अगर आप देखो, मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको एग्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो बात हम डिसाइड करेंगे बाद में। पहले आपको 2023 के हिसाब से ही तैयारी करनी है। अभी आपको तैयारी 2023 के हिसाब से ही करनी है कि मुझे 2023 के एग्जाम देनी है, उस हिसाब से आपकी तैयारी करनी है। अगर आप नहीं भी देंगी तो आप इतना ज्यादा आपको सीरियस बना देगी कि आप अगले एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं 2023 की एग्जाम नहीं देनी है, तो आप थोड़ा लूज लेना चालू कर देंगी। आपका जो माइंड सेट है हमारा, वो कहेगा कितना टाइम है, अभी जो तैयारी कर लेंगे। इसलिए कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है। आपका टारगेट हमेशा 2023 है, उसी के हिसाब से तैयारी करो। 2023 की प्री के 5 दिन पहले आपको सोचना है कि एग्जाम देनी है नहीं देनी, उससे पहले बिल्कुल नहीं सोचना है। उससे पहले टारगेट आपको 2023 का ही रखना है। अगर आपको किसी को और को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। लगता है मुझे बहुत टाइम हो गया है ना। और आप ऐसा नहीं कि यहीं आके पूछे, आप कहीं पे भी पूछ सकते हैं। लेकिन एक चीज आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट है मेरी, कि आपकी कॉपी या आपका कोई भी क्वेश्चन अगर उसका उत्तर जवाब नहीं मिल पाए, तो एक बार रिमाइंडर करवा देना उसको मुझे, ताकि हम आपको दे दें। और थोड़ा धैर्य रखना, पेशेंस मांग रहा हूँ आपसे। बाकी मेहनत आपको करनी है। मैं खुद अपने लेवल पे, मुझे भी इस बार एग्जाम देनी है 2023 की अच्छे से, इसलिए मैंने 2022 का स्किप किया था। तो मुझे इस बार से तैयारी एग्जाम करनी है, तो मैं खुद अपने लेवल पे भी कई चीजों को लेकर काम कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। मैं देखो, जो मैं खुद पढ़ रहा हूँ वही आपको शेयर करूंगा, तो वही चीज शेयर करूंगा। इसके अलावा मेरे पास और कुछ है नहीं है। जो मैं खुद पढ़ रहा हूँ या मेरे साथ के जो लोग पढ़ रहे हैं, जो आपके साथ इसमें कई चीजों को जुड़ेंगे भी उनको, तो वही चीज आपको शेयर की जाएगी। मेरी जो सीरीज आ रही है उसमें हर वीक का आपको शेड्यूल दिया जाएगा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीक क्या प्लान है मुझे खुद को पता नहीं होता। तो एक वीक का प्लान आपको दिया जाएगा, लेकिन कोशिश रहेगी कंटिन्यू चलेगा। जैसे पॉलिटी वाली पॉलिटी कंटिन्यू चलेगी, हिस्ट्री तो हिस्ट्री कंटिन्यू चलेगी, क्योंकि कम से कम एक सब्जेक्ट को आपका खत्म हो, है ना। तो कोशिश करेंगे। और हो सकता है कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लो मेरा वीडियो नहीं बन पाया, तो मैं दूसरे दिन उस वीडियो, जैसे मान लो आज पॉलिटी का वीडियो था, उस दिन हो सकता है मेरे पास वीडियो नहीं है, तो मैं हिस्ट्री का वीडियो भी उसमें रख सकता हूँ। ठीक है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना। देखो, अगर आप एनसीईआरटी के नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बना किस तरीके से रहे, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपको नोट्स बनाते टाइम आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि एनसीईआरटी कौन सी किताब काम आती है। यदि मुझे मान लो कोई एनसीईआरटी किताब के नोट्स बनाने, तो मैं एक पेज में काफी चीजें उसमें लिख सकता हूँ।
तो नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि बार बार एनसीईआरटी हमें नहीं पढ़नी, एक बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और बाकी चीजें जैसे वैसे जीएस फर्स्ट का स्टार्ट करेंगे, हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, किस तरीके से चीजें पढ़नी है, वो आपको एक बार शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अभी मैं भी एक कल बुक लेके आया था इकोनॉमिक्स की, बहुत मस्त बुक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उस बुक के नोट्सों को बना करके अपनी लैंग्वेज में प्रीवियस क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए और करंट को ध्यान में रखते हुए आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूँ। लेकिन देखो पूरी चीज क्लियर हो ये पॉसिबल नहीं है, जितना मुझ पे हो पाएगा उतना ही कर पाऊँ, इसलिए मैं किसी भी चीज की आपको गारंटी भी नहीं दे रहा, ठीक है ना। बट डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखो व्हाट्सएप ग्रुप तो हम बना देंगे एक मतलब अभी, लेकिन अभी टेलीग्राम चैनल है, इसलिए टेलीग्राम चैनल में ही आप उसको देख सकते हैं। मैं आपको मैडम आपको टेलीग्राम का लिंक आपको सेंड कर देता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक, मैं यहाँ टेलीग्राम चैनल, वेट करो थोड़ा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल का एक लिंक सेंड कर रहा हूँ, उसके बाद इससे आप जुड़ सकते हो। और बाकी हमारे उसमें भी आते हैं टेलीग्राम चैनल के लिंक को आप ऐसे, और बाकी इसमें शेयर भी कर दिया है। देखो यूट्यूब में कहीं भी जाके, और ये ज्यादा लोगों को थोड़ा सा देखो, उतना मेरे पास काम नहीं है, देखो मैं वर्चुअल लाइब्रेरी आपको स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अपनी जॉब है 9 से 6 मेरी अपनी भी पढ़ाई है, तो थोड़ा निवेदन है कि सर एक सवाल था सर, जैसे अभी एक एस्पिरेंट ने प्रीलिम्स के लिए बताया, जैसे सर मुझे जो लगता है सर, कितना भी टेस्ट सीरीज में नंबर आ जाए या कितना भी हम पढ़ लें, लेकिन स्पेशली अगर हिंदी माध्यम की बात करें कि जो यूपीएससी फोबिया है सर हमारे अंदर, टेस्ट सीरीज में अपना बताऊं सर, टेस्ट सीरीज में अच्छा खासा नंबर आ रहा था, जो विजन का अभ्यास टेस्ट सीरीज था उसमें भी नंबर आया था, बट एग्जाम हॉल में उस इन्वायरमेंट में सर पता नहीं क्या हो गया, यूपीएससी फोबिया जैसे सिंपल क्वेश्चन सर, सिंपल आर्टिकल के क्वेश्चन वो भी गलत हो गए सर, वो भी गलत हो गए। अब वैसे क्वेश्चन था सर, अब वैसे क्वेश्चन था जो घर पे आने पर वही क्वेश्चन बिना पढ़े ही अच्छे से सॉल्व कर लिए, लेकिन उस इन्वायरमेंट में वो क्वेश्चन गलत हो गए, पूरा एक साल बर्बाद। वो यूपीएससी फोबिया सर। जो एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, आप जो बोल रहे हैं ध्यान रखना, हम एग्जाम हॉल में एग्जाम से फेल इसलिए नहीं होते कि हमें आता नहीं था, हम एग्जाम में फेल होने का 90% रीजन होता है कि जो आता था उसको यूज नहीं कर पाए सर। और वो एक यूपीएससी की सर एक डर बना रहा था, क्या बोले क्या है हमसे ज्यादा सर, आत्महीनता की शिकार जैसे कहते हैं सर। मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया है मेरे को, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें सच्ची बोली है, आप उनको देखना है ना, प्लेलिस्ट में जाके, उसमें मैंने यही बोला कि आखिरकार जब हम 1 साल तैयारी करते हैं तो आखिरकार उसको सोचने के लिए हमें 2 घंटा मिलता है एग्जाम हॉल में कि मैं नहीं हो पाया तो क्या होगा। एग्जाम हॉल के दौरान आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि क्या होगा, एग्जाम हॉल में आपको एक ही चीज फोकस रखना है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। लेकिन हमारा माइंडसेट क्या काम करता है, इस तरह के 5 क्वेश्चन गलत हुए हम सोचने लग जाएंगे कि पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगे, यस सर। मेरा नहीं होगा, इतनी चीजों को सोचने के बाद आप पक्के फेल होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम हॉल को एग्जाम हॉल की तरह मत लो, उसको ठीक उसी प्रकार से लो जिस प्रकार से आप टेस्ट देते हो, ठीक है ना। ओके सर, अगर आप में से किसी और को क्या हो सकता है मैं किसी क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे पाया हूं तो आप उसको पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको बंद करते हैं, क्योंकि आपका भी वर्चुअल लाइब्रेरी का सिस्टम है कि मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है, तो वर्चुअल लाइब्रेरी पॉसिबल नहीं है मेरे पास थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा माफ करना। बस अगर आपको कोई भी जरूरत होगी कभी भी तो मैडम आप कभी पूछ सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं है, कभी भी आप कमेंट करके कभी पूछ सकते हैं जब भी आपको कोई डाउट है। तो दोस्तों आप सभी को मेरे साथ इतने टाइम तक मेरे को सुनना एक सबसे बड़ी बात है, इतना सुना है आप लोगों ने, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपसे यही निवेदन है कि जो भी चीज आप पढ़ें अच्छे से पढ़ें, उसका यूज करें, यूज जो टर्म है ना इसको ज्यादा ध्यान रखना मेरी तरफ से। अच्छा एक और क्वेश्चन आया, एक मिनट, क्वेश्चन आया किसी का, इसका भी जवाब देता हूँ। सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे डेवलप करें? देखो आप किसी भी टॉपिक की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बोलो, मुझे बताओ कौन सा टॉपिक आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करनी है, मैं बताता हूँ उसको कैसे करनी है। कोई भी टॉपिक ले लो, फॉर एग्जांपल मुझे स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़नी है ना, स्पेस टेक्नोलॉजी मुझे पढ़ना है, अब इसका कॉन्सेप्ट कैसे होना चाहिए।
तो कॉन्सेप्ट में तीन WH वर्ड होते हैं इंग्लिश के, उसका ध्यान रखना कि स्पेस टेक्नोलॉजी आखिरकार है क्या है। पहला ये समझना है स्पेस टेक्नोलॉजी ऐसी है कैसे है, उसको स्पेस क्यों बोलते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी क्यों जोड़ते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, समाज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, शिक्षा में क्या इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य में क्या इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंट है। यही तो कॉन्सेप्ट है। तो किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि ये टॉपिक क्या है, क्यों है और कैसे। अगर किसी टॉपिक के इन 3 चीजों को यदि आपने क्लियर कर लिया तो उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। लेकिन इन तीनों को इंटरलिंक करने के साथ साथ यदि वो टॉपिक किसी बाई टॉपिक से भी जोड़ रहा है तो उसके साथ भी आप जोड़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप। ये कॉन्सेप्ट डेवलप करने का तरीका है, इससे अलावा कोई और तरीका तो है नहीं। और कोई डाउट आपको किसी को? तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी अनुमति हो तो हम इसको समाप्त करें। कोई डाउट आपका इसके बावजूद भी बच जाता है तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट संडे को फिर मिलते हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि यदि मैं कोई क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, यदि मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ, यदि मैं आपसे बोलता हूँ इस टाइम आपको मीटिंग के लिए आना है तो प्लीज उस टाइम आने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा ऐसा होता है कि जब मुझे टाइम मिलता है मैं तभी लिंक डालता हूँ। इसलिए कोशिश, जैसे आज ऐसे का था, आप ऐसे के टाइम मुझे मेरे पास आज ही टाइम था, ऐसे के आप में से बहुत सारे दोस्त नहीं जुड़ पाए, आपसे निवेदन है कि उससे जुड़े। उसमें मैं गारंटी दे रहा हूँ 1 घंटे का भी होगा ना, 1 घंटे की चीज में आपको इतना मिल जाएगा जो आपके लिए जरूर वैल्यूएबल हो। वो टाइम आपका बहुत वैल्यूएबल होगा। और मैं संडे के दिन ही आपके समक्ष आ सकता हूँ, और हो सकता है कि जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं आपको पहले से ही चीजें वो कर दूंगा। आप हमारे चैनल है उसको थोड़ा सा लिंक जुड़ जाए उसके साथ, और यूट्यूब को थोड़ा सा उसके साथ भी जुड़ जाए ताकि आपके पास चीजें आती रहे। और भी आपके जैसे दोस्त जिनको लगता है तो उनको भी ये पहुंचाए ताकि उनको भी चीज ऐसे स्टार्टिंग में लिखने के लिए मैडम इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि एक आपका माइंड सेट डेवलप करेगा। जैसे मान लें किसी टॉपिक पे आपने ऐसे लिखा तो आप 5 ऐसे भी और पढ़ लेंगे साइड से तो आपको नई इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐसे के लिए इसलिए हमने महीने में 1 ऐसे या 2 ऐसे रखा है, इससे ज्यादा नहीं। मंथ में आपको 1 ऐसे या 2 ही ऐसे ही लिखना है, कोई ज्यादा नहीं लिखना। तो ऐसे क्या है कि थोड़ा सा गलत सलत आपको सोचने की टाइम देगा। आप किसी टॉपिक के बारे में सोचेंगे, थोड़ा लिखेंगे, और फिर जैसे ही मान लें आज का टॉपिक था कि जो प्रौद्योगिकी वो माध्यम है जो उम्मीद को अवसर में कन्वर्ट करती है, तो जब इस टॉपिक को आपने लिखा और आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है, इस बारे में आपको कुछ पता नहीं, तो जैसे जीएस के टॉपिक पढ़ेंगे तो आपका माइंड तो काम करेगा कि मुझे वो चीज वहां जरूरत थी, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। और ऐसे का फॉर्मेट कुछ नहीं है। आज हमारा जो वीडियो आपको शेयर हुआ है उसमें एक बार देख लेना, कोई फॉर्मेट नहीं है, उस तरीके से ही आपको काम करना है। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन किस तरीके का होना चाहिए उसके लिए आपको इस तरीके से काम करना चाहिए। और एक ऐसे का वीडियो भी हमने चैनल पर शेयर कर रखा है, उसको भी आप देख लेना। और एक थोड़ा सा और चीज मुझे रह रही है उस वीडियो में, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो ऐसे का लेकर आऊंगा तो उसमें भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, जो भी आपको ऐसे का टॉपिक दिया जाए, कृपया करके रिक्वेस्ट है, मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि उसको लिखो, अच्छा बुरा गलत सही जैसा भी लिखा ना लिखो, और एक बार खुद पढ़ो और फिर लिखो। ये काम आपको करना है। अगर रेगुलर लेवल पे आप इतना काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली है कि आपकी सफलता जरूर मिलेगी। और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी फॉलो करेंगे, इसलिए रेगुलर बेसिस पे कुछ 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के कुछ भी सॉल्व करवाए जाएंगे ताकि आपका माइंड सेट उस लेवल पे डेवलप होता रहे। हो सकता है जो टॉपिक हमने पढ़ाया वो उससे नहीं होंगे, लेकिन वो आपका एक माइंड सेट डेवलप करेंगे कि उस लेवल का हमें पढ़ना चाहिए जो हमें जरूरत है, ठीक है ना। तो इसी के साथ इसको यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली मीटिंग में। थैंक